अच्छा अभी कितना टैक्स लगा जी? 5% लग गया, ये भी मैं बता दूं कि 5% लग गया है। तो मैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट ये समझता हूँ कि ये बजट जो है गरीब का बजट नहीं है, ये अमीर का बजट है। कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें फुटवेयर शामिल है, बैग शामिल है, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ कोड शामिल है। जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर है उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। 25% रिटेल के ऊपर देंगे और उसके बाद कस्टमर से वही 25% रिटेल के ऊपर चार्ज करेंगे। जो ये फैसिलिटेट करते थे डिस्काउंट्स की स्कीम्स वगैरह लगा के, वो लिक्विडेशन नहीं होगी। मुझे तो वैसे ये नजर आ रहा है कि लोग बहुत ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड वाली साइड पे चले जाएंगे। ये फैशन इंडस्ट्री में वैसे ही फिट इन नहीं होता। अगर हम थर्ड स्केड्यूल की आइटम उठा के देख लें, वो ये सोच के दे रहे होंगे कि जो ज़्यादा अमीर है वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट करेगा तो इसी को रिलैक्स दे देंगे। ये एक्सपोर्ट को डील करता है, 154 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को डील करता है, 154 ये जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को डील करता है। वो बैठ के ये एनालाइज करेंगे यार पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के कितने सब्सक्राइबर हैं, किसके। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने बायर और सेलर टैक्स कम। फारूक साहब का भला करे, दिल साहब आप ये हमें चीजें समझा रहे हैं, कुछ समझाने वाला नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो गया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई-कॉमर्स बैठक। और आज की बैठक है स्पेशली फॉर बजट, जो कि फाइनेंस बिल अभी 2026-2027 आया है। इस बिल के मुताबिक क्या नए टैक्सेस लगे हैं डिजिटल इकोनॉमी के लिहाज से, रिटेल के लिहाज से, ई कॉमर्स के लिहाज से, डिजिटल क्रिएटर्स के ऊपर, इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर क्या जो है टैक्सेस लगे हैं, इसके ऊपर आज हम बात करना चाहेंगे। बैठक से पहले मैं बताना चलूँ कि ये एपिसोड आप तक हमें पहुंचाने में स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं द वर्टिकल। अगर आप ऑफिस स्पेसेस लेना चाहते हैं लाहौर के अंदर तो द वर्टिकल से बेस्ट जगह आपको नहीं मिल सकती। अगर आप रेंट दे के थक गए हैं और किस्तों पे अपना ऑफिस जाती लेना चाह रहे हैं तो द वर्टिकल से अच्छी ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं है। मजीद मालूमात आप thevertical.pk पे जाके ले सकते हैं। आज मेरे साथ बहुत अजीज गेस्ट है, स्पेशली हमने इस एपिसोड के लिए बुलाए हैं। ये एक एपिसोड हमारी एक दिन लेट होगी, लेकिन हम चाहते थे कि फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने लेके आए। इसके ऊपर हमने बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी बनाई है, deploys.pk पे जाके आप देख सकते हैं। हमने बाकायदा सिनेरियोज बनाए हैं कि अगर आप डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप ई कॉमर्स स्टार्टअप हैं, अगर आप एक IT कंपनी हैं, अगर आप एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं, तो कितना टैक्स आप पे लगने जा रहा है, पहले कितना लग रहा था, अब कितना लग रहा है, बिल में कितना होगा, विद होल्डिंग टैक्स क्या है, आपका सेल्स टैक्स क्या है, क्या नए टैक्सेस लगे हैं, कौन से टैक्सेस खत्म हुए हैं, तो इस पे इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ मुनीर साहब, ग्रुप CFO हैं स्टाइलो के। बड़ी मुश्किलों से इनको हमने मदऊ किया है, हाथ नहीं आते हैं हमारे। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज की ये जो गुफ्तगू है ये आपके बगैर हो ही नहीं सकती थी, बिकॉज टैक्सेस पे हमारी इतनी ग्रिप नहीं है जितनी ग्रिप आपकी है। इसके अलावा सर हमारे साथ मोहम्मद फारूक गुजर साहब हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर बार टैक्स एसोसिएशन के, और मैनेजिंग पार्टनर हैं पाकिस्तान LLP के, EMTC पाकिस्तान LLP। तो इनसे भी इंशाल्लाह आज हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि ये एपिसोड करनी आज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। बहुत से लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि जो टैक्सेस इस वक्त हुकूमत ने लगा दिए हैं, जिस कैटेगरी में फुटवेयर और बैग्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो क्या होने जा रहा है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अदील साहब। वंस अगेन आपने इनको आउटफिटर के एपिसोड में भी देखा था, तो अदील साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। GM फाइनेंस, स्टाइलो, एंड देन जहांगीर, एंड देन वलीद हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर आतिफ साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि सर जो फाइनेंस बिल, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सर सेंटिमेंट क्या है, क्योंकि जब भी बजट आता है सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि क्या सेंटीमेंट है। तो सेंटीमेंट इस दफा सर बजट का क्या रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो ओवरऑल सेंटीमेंट था बजट में, गवर्नमेंट ने अपनी बसात में कुछ सेक्टर्स को काफ़ी रिलीफ देने की कोशिश की। ख़ास तौर पे जो हमारी सैलड क्लास है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इस बार रहम खाया, जो कि नून लीग का खैर एक रहा है, हिस्ट्री रही है कि बैक इन जब जो है हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब जो खकान अब्बासी साहब के दौर के अंदर थे, उन्होंने भी सैलरी पर्सन पे थोड़ा सा रहम किया था और उनका टैक्सेशन कम की थी। तो इस बजट का भी जो हाईलाइट है वो यही है कि सैलरीड इंडिविजुअल्स के ऊपर जो है वो टैक्सेशन रिड्यूस हुई है। उस पर उन्होंने सैलरीड इंडिविजुअल्स पे जो सुपर टैक्स है उसको बिल्कुल अबॉलिश कर दिया है, और कुछ स्लैब्स को एडजस्ट करने के बाद कोई परसेंटेजेस भी जो है ना 2-3% जो है वो कोई कम किए हैं। सो एक ये सबसे बड़ा रिलीफ जो इस बजट में नजर आया वो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए नजर आया। और इसके अलावा अगर हम बाकी देखें तो रियल स्टेट के हवाले से भी कुछ रिलीफ यहाँ पर मौजूद हैं। जो बायर और सेलर के टैक्सेस हैं उनको रिड्यूस किया गया है। वो ओवरऑल जो 6 से 7% थे उनको कम करके 4% के ऊपर ले आया गया है। सो उस पर भी यकीनन जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम होने की वजह से कुछ ना कुछ रिलीफ हमें जो है ना वो प्रॉपर्टी सेक्टर में भी नजर आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यस, बिजनेस में ये है कि जो सुपर टैक्स का थ्रेशोल्ड है वो 150 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन तक ले जाया गया है, ताकि छोटे बिजनेसेस जो है वो सुपर टैक्स से जो है ना वो निकल सकें। और साथ ही उसकी परसेंटेज भी 9% से कम करके 8% कर दी गई है। तो ये 2-3 एक रिलीफ जो हैं जो वाज़ह तौर पर
नज़र आते हैं और जो कि पास ऑन भी होंगे और कुछ ना कुछ उस पर इम्पैक्ट आएगा। बट अगर हम अदरवाइज बात करें तो कुछ मेजर्स ऐसे लिए हैं गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इंडस्ट्री के अंदर डिस्टर्ब हो जाएंगी। ख़ास तौर पे जो कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें फुटवेयर शामिल है, बैग शामिल है और जो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ कोड शामिल हैं, उनको सेल्स टैक्स के थर्ड शेड्यूल के अंदर जो है ना वो ऐड कर दिया गया है। इसका बड़ा जो है ना इम्पैक्ट ख़ासतौर पे जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर है उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और बल्कि मैं इस पे फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि जो थर्ड शेड्यूल के अंदर इन 3 कैटेगरीज को लाया गया है उसका इम्पैक्ट हम ओवरऑल इंडस्ट्री पे क्या आएगा। जी आतिफ साहब, आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि जो बजट 2026-27 है इसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव भी दिए, सैलरीड इंडिविजुअल को दिए, और इसके अलावा उन्होंने 7E जो डीम्ड इनकम प्रॉपर्टी की थी उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद सुपर टैक्स के जो रेट हैं वो उन्होंने उस स्लैब को बढ़ा के रेट को भी कम कर दिया। नो डाउट ये अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन अगर आप देखा जाए तो मैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट ये समझता हूँ कि ये बजट जो है गरीब का बजट नहीं है, ये अमीर का बजट है। क्यों 7E किसी गरीब पे नहीं लगता था, वो अमीर पे लगता था। सुपर टैक्स किसी गरीब ने नहीं देना था, अमीर ने देना था। सैलरी के जो स्लैब इन्होंने चेंज किए वो हाई थ्रेशोल्ड वाले लोगों को एडजस्ट किया और जो उससे नीचे थे उनको कोई रिलीफ नहीं दिया। तो उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था कि ये जो थर्ड शेड्यूल में आइटम डाल दी गई हैं, आप देखें कि पहले थर्ड शेड्यूल के अंदर 55 आइटम्स थी, उसके बाद उन्होंने 21 और इंसर्ट कर दी। अब ये थर्ड शेड्यूल की जो टैक्सेशन है, अपने नाजरीन के साथ ये शेयर करता जाऊं कि ये एक मैकेनिज्म है टैक्स के अंदर कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना सेल टैक्स एक्ट के किसी भी आइटम को थर्ड शेड्यूल में डाल देती है तो उसका इंटायर बर्डन जो होता है वो रिटेल प्राइस पे सेल टैक्स चार्ज करना होता है। उसके ऊपर इंपोर्टर ने एट द टाइम ऑफ मेकिंग सप्लाई टू द डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर उसने अपनी रिटेल प्राइस पे एक टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवा देना है, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट जितने भी लोग उसको परचेज कर रहे होंगे उन्होंने जस्ट एक रिपोर्ट करना है कि जी उसके ऊपर कोई भी वैल्यू एडिशन या इस तरह का टैक्स नहीं आता। देखें इस तरह है कि ये जो कुछ आइटम हैं जैसे फुटवेयर है, ऑयल है, घी है और इसके साथ और कुछ आइटम है, उनको डालने से इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बढ़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो टैक्स का रिलीफ है गवर्नमेंट देना चाहती है वो आम लोगों के लिए जो टैक्स का मैक्सिमम है एलिमेंट ऑफ क्विड प्रो को समथिंग इज़ फॉर समथिंग, कि गवर्नमेंट को जो टैक्स आप दे रहे हैं उसके बदले गवर्नमेंट क्या दे रही है। तो आज अगर इन आइटम्स को थर्ड शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो आपका जो पूरे का पूरा चेन है इस पूरी इंडस्ट्री का, फुटवेयर का या ऑयल और घी का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी डिस्टर्बनेस ये है क्योंकि ये जो फुटवेयर की इंडस्ट्री है ये ज़्यादातर जो है वो इंसेंटिव पे चल रही होती है। इसमें आपने अपने कस्टमर्स को जो है वो डिस्काउंट भी देना है, आपने कुछ अपनी जो है वो सेल्स भी लगानी है। तो एक कस्टमर जब आपके पास आएगा और आप उसे कहेंगे कि मैंने 50% पे आपको ये जो है वो शूज़ दिया है, वेयर एज आप उसकी एक्चुअल प्राइस पे सेल टैक्स चार्ज कर रहे होंगे, तो उसको जब आप इनवाइस देंगे वो कहेगा जी शूज़ मैंने 2000 का लिया और सेल टैक्स मैं 3000 या 4000 पे दे रहा हूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेंगे, और इसके साथ साथ जो डूइंग कास्ट ऑफ द बिजनेस है वो आपकी बढ़ेगी कि आपको पूरा अपना ERP सिस्टम मुतारफ़ करवाना पड़ेगा कि उसके अंदर आपको पूरी रिटेल प्राइस के साथ सेल टैक्स को चार्ज करना पड़ेगा, और एक्चुअल जो आएगा उसकी बेस के ऊपर आपको अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो मेरी इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी भी एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ लाहौर टैक्स बार बहुत सारे सोशल मीडिया कंपेन भी चलाई और मेरे डिफरेंट जगह पे ये इंटरव्यूज़ भी आए कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। इससे रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं, इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये जितने भी ब्रांड के शूज़ वगैरह पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं ये ऑलरेडी पॉज इंटीग्रेटेड हैं, पॉइंट ऑफ सेल में इंटीग्रेटेड हैं, और इनके मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या इंपोर्टर जो है वो डिजिटल इनवाइसिंग ऑलरेडी इशू कर रहे हैं। तो उसके बाद इसमें थर्ड शेड्यूल के अंदर एक चीज़ उन्होंने और डाली कि अगर कोई आइटम ऐसी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसका रेट 18% से बढ़ा दिया है तो वो कंटिन्यू इसी तरह ही चलता रहेगा। शूज़ के अंदर अगर आप बाहर से शूज़ मंगवा रहे हैं तो कुछ ऐसी आइटम है जिसके ऊपर आपने 25% देना है। इट मीन्स दैट कि आप 25% रिटेल के ऊपर देंगे और उसके बाद कस्टमर से वही 25% रिटेल के ऊपर चार्ज करेंगे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अच्छा हैदर, मैं इसको अगर सादा ज़बान में इस टैक्स के मैकेनिज्म को समझाने की अगर कोशिश करूँ अपने नाजरीन के लिए, तो वो इस तरीके से है कि फॉर एग्जाम्पल एक जूता है जो कि कोई भी ब्रांड XYZ 100 रुपये का खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, और उसके बाद उसकी वो रिटेल प्राइस जो पहली रिटेल प्राइस है वो 200 रुपये लगाता है। तो इसमें मैकेनिज्म ये होगा, जो प्रीवियसली था वो ये था कि 100 रुपये की कॉस्ट के ऊपर 18% सेल टैक्स है, तो 18% सेल टैक्स ऐड करके वो जूता 118 रुपये का खरीदता था। उसके बाद वो जब 200 रुपये का बेचेगा तो उसका जो है 236 रुपये के ऊपर वो बेचेगा।
लेकिन अगर वो डिस्काउंट लगाता है, सपोज 25% डिस्काउंट लगाता है, तो वो 200 की बजाय 150 रुपए का बेचेगा और 150 के ऊपर 18% सेल टैक्स लगाएगा। लेकिन इस नए मैकेनिज्म के अंदर पूरा का पूरा जो फर्स्ट स्टेज के ऊपर उसने 36 रुपए का सेल्स टैक्स अदा किया, वो सारा का सारा सेल्स टैक्स उसने चार्ज करना है, बेशक वो चीज़ वो डिस्काउंट पे भी बेच रहा होगा। तो इसमें जो एंड पर जो कॉस्ट बढ़ेगी वो कंज्यूमर की बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ता चला जाएगा। इसका एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट अगर फारूक साहब मैं ऐड करूं, जो इन्वेंट्री के अंदर सेल्स टैक्स इकट्ठा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी भी बिजनेस ने अगर 1 बिलियन रुपए की इन्वेंट्री इकट्ठी कर ली है जिसकी सेल प्राइस 2 बिलियन रुपए है, तो उस 2 बिलियन के ऊपर वो सेल्स टैक्स अदा कर चुका होगा सरकार को, जो कि उसने रिकवर करना है जैसे जैसे वो सेल होगी। और अगर सेल रिड्यूस अमाउंट पे होती है तो सेल्स टैक्स का बर्डन वहीं रहेगा और जो है ना वो कॉस्ट उसकी ऐड होती चली जाएगी। जी फारूक साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये बजट हमें जो है वो अमीरों के लिए ज़्यादा और गरीबों के लिए कम नज़र आता है। एक एस्पेक्ट जो है वो ईवीज़ कार का भी है, जिस पे हम सुनते आ रहे थे कि इसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, लेकिन नहीं लगाए गए और अगले साल तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो इस हवाले से भी आपकी बात की तायद होती है कि ये अमीरों के लिए आया है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इसमें जो मुझे थोड़े से पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आते हैं जो गरीबों के लिए भी हैं, या जो एक हमारे जो एक तबका है सैलरीड क्लास के लिए, तो उसके ऊपर एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आई थिंक जो इन्होंने स्लैब्स जो हैं उसका रेट कम किया है और उसके जो है सुपर टैक्स ख़त्म किया है, तो उसके बारे में आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं इकॉनमी के ऊपर? अच्छा सर, इससे पहले ना मैं इनकी जो बात थी ना कि भाई ये अमीरों का बजट है, सर जो बिजनेस क्लास में सफ़र करते थे उनके ऊपर जो टैक्स लगता था वो ख़त्म हो गया है सर। फॉरेन ट्रांजैक्शंस अगर आप किसी बाहर के मुल्क में क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से करते थे तो 5% था, 0.5 हो गया। सर कौन सा गरीब है जो बिजनेस क्लास में सफ़र करके बाहर जा रहा है और जाके वहाँ पे परचेजिंग कर रहा है? तो सर 100% मैं भी इनकी बात से एग्री करूँगा। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, हमारे यहाँ जब भी कोई बजट बनता है तो उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। मैंने जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, कोई मुझे 22 साल हो गए हैं टैक्स की प्रैक्टिस करते हुए, आप बिलीव करें कि जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो उसके बाद ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान के अंदर 2 से 3 दिन ख़राब है और उसके बाद हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि वो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो झूठ का पलंदा होता है, उसके पीछे कोई बैकएंड पे नहीं होता कि इन्होंने क्या करना है। असल में हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम एक IMF की डील में हैं, IMF के शिकंजे में हैं। हमने IMF के जो शराइत हैं उनको मानते हुए अपने आम पब्लिक को इग्नोर कर देना है, आम गरीब को इग्नोर करके उनकी शराइत के ऊपर चलते हुए हमने अपने फिनांस के अंदर, वो बेशक इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, कस्टम हो, उसके अंदर तब्दीलियाँ करनी हैं। तो इसमें अब आप देखें कि एक टैक्स का जब मैकेनिज्म बनता है तो एक रेवेन्यू रिसीट होती है, एक नॉन रेवेन्यू रिसीट होती है। तो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कहा जी कि 5,000 अरब जो है ना वो हमें नॉन रेवेन्यू रिसीट मिलेगी। वो ये रिसीट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बैंक ने लोकल बैंक को लोन दिया हुआ है और लोकल बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोन दिया हुआ है, और उसके ऊपर 10% इन्होंने रिसीट ले लेनी है। और उसके ऊपर अगर एक माफिया बैठा हुआ बैंक का, अगर वो अपना प्रॉफिट कमाने के बाद इनको टैक्स भी दे देगा 50%, फिर भी वो नॉन अपना जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमा लेगा। तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर यही है कि हम एक हर साल को इस तरह गुजारते हैं कि ये साल गुजरना चाहिए, चला जाना चाहिए, अगला साल देखेंगे क्या होगा, लेकिन आम पब्लिक के लिए कोई चीज़ नहीं देखी जाती। देखें, इस बजट के अंदर नो डाउट लोग कहते हैं कि जी सैलरीड इंडिविजुअल को बहुत फ़ायदा हुआ, सुपर टैक्स कम हो गया, एक फिक्स जो है वो रिटेल की स्कीम लेके आ गए। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ कि मुफ्ता इस्माइल साहब ने 3 इस मुल्क के अंदर चीज़ें की थी। एक उन्होंने CVT लगाया कि मैं रेजिडेंट हूँ, बाहर मेरे एसेट पड़े हैं, उसके ऊपर मैंने 1% टैक्स देना है। उसके बाद उन्होंने ये सुपर टैक्स लगाया। उसके बाद उन्होंने जो है वो 7E लगा दिया कि एक बंदे के पास अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं तो उसके ऊपर अगर उसके कोई और इनकम नहीं हो रही और बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं कर रहा तो उसके ऊपर भी आपने टैक्स देना है। देखें, इन्होंने 4 साल बाद 5 साल बाद जाके उस चीज़ों को रिवर्ट किया। देखें, ये टैक्स नहीं होना चाहिए। मैं आज भी समझता हूँ कि ये सुपर टैक्स होना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि एक बंदा अगर 150 मिलियन से ज़्यादा कमा रहा है तो उसके ऊपर इतनी अमाउंट का टैक्स दे देना चाहिए। इस तरह अगर आप देखें तो इन्होंने सैलरी वाले को जो है रिलीफ दे दिया, जिस बंदे ने सैलरी देनी उसको रिलीफ नहीं दी, उसके स्लैब वही है। अब वो सैलरी कितनी बढ़ाएगा? उसके स्लैब वही है, उसके ऊपर सुपर टैक्स भी लगना है, उसके ऊपर हर चीज़ है, और उसने सरचार्ज भी देना है। अगर उसकी अमाउंट इनकम जो है वो बढ़ जाती है तो उसने उसका सरचार्ज भी देना है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, जब तक बिजनेसमैन इस कंट्री के अंदर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके अर्न नहीं करेगा वो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, और जब तक लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उसी तरह इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी। सही है। तो सर अभी आपकी बातों से यही लग रहा है मुझे कि जो सेंटिमेंट है वो एक इतना पॉजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि जो बिजनेस वाली एक प्रैक्टिस थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, बल्कि काफ़ी क्या बिल्कुल नज़रसानी की नहीं गई है, उनको रिलीफ नहीं दिया। आज भी IMF का वो बयान था, वो कह रहे हैं कि जो भी बजट पाकिस्तान ने दिया ना हम इससे नाखुश हैं, ये हमारे मुताबिक नहीं है।
मतलब इसमें और क्या? नहीं देखें, इसके अंदर एक चीज़ और है कि अगर आप देखेंगे कि तो इन्होंने क्या किया कि अपने डिफेंस का बजट बढ़ना चाहिए, लेकिन अपने डेवलपमेंट के जितने भी एक्सपेंस थे उनको कम किया, उनका फंड जो है कम किया। अब अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो आप उसके साथ बहुत सारे लोगों का रिस्क होता है। अगर वो डेवलपमेंट के एक्सपेंस ये कम कर देंगे तो आप देखेंगे उसकी बेस के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब इस बजट के अंदर एक रियल एस्टेट को रिलीफ दे दिया गया, और वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं क्यों दिया और किस वजह से दिया। अब उसका बेनिफिट मुझे ये बताएं कि एक हाउसिंग स्कीम के अंदर एक बंदे ने आज अगर एक घर लेना है, आज एक प्लाट लेना है, तो वो करोड़ों में लेगा। एक गरीब आदमी के पास एक खाने के टाइम की रोटी के पैसे नहीं है, उसको क्या उस स्कीम से फ़ायदा होगा? उसके जितने मर्जी टैक्स कम कर दें। तो देखें, जब तक हम अपने एवरेज किस्म के पुअर लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, मुल्क के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी, मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, और मुल्क के अंदर सबसे बड़ी बात है अनारकी पैदा होगी। फारूक साहब, आपने इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र किया तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर गरीब की डेफिनेशन क्या दी गई? सर उसकी डेफिनेशन है ही नहीं, वो है ही अमीरों का। सर, पाकिस्तान में गरीब थोड़ा ही कोई नहीं है। कितने रुपए कमाने वाला जो है वो गरीब है? 8,000 8,000 रुपए। सर बताएं कौन है? सर, गरीब है कौन? अगर आप 8,000 रुपए कमाते हैं तो आप गरीब नहीं है, आप गरीब की डेफिनेशन में नहीं है। ये इकोनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान की इस साल की गरीब की डेफिनेशन इसी इकोनॉमिक सर्वे को देखते हुए वो मेरे ख्याल से जो है हमारे इन टैक्सेशन वाले उनको भी पता लगा, उन्होंने कहा जी 1000 से किसी से ऊपर जिनकी गाड़ी होगी वो टैक्स भी बढ़ा दिया उन्होंने। हाँ जी, मतलब इसका मतलब तो ये कि आपके गुर्बत आप गुर्बत है ही नहीं, गरीब निकल है। गए। अच्छा नहीं देखें, ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर 3 तरह की टैक्स रजीम है। एक मिनिमम टैक्स रजीम है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, एक फाइनल टैक्स रजीम है, एक नॉर्मल टैक्स रजीम है। वो कहते हैं कि भाई आपका 15%, अब मेरा एज ए टैक्स कंसल्टेंट 15% किसी ने टैक्स काट लिया तो लॉ ये कहता है कि ये 15 तो आपने देना ही, और ये बिल्कुल जो मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन है उसके खिलाफ है। डायरेक्ट टैक्सेशन अप्लाई होती है कि आपने जो अर्न किया उस पर टैक्स दें, लेकिन ये पाकिस्तान है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मुल्क जो यहाँ पे बैठी गवर्नमेंट जो सोचेगी और वो कर देगी। सर ये तो फिर बड़ा खतरनाक हो गया सर। मतलब लेट सपोज अगर मैं आज एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और मैं एक मैन्युफैक्चरर के पास जाके उसे कहता हूँ कि यार मुझे ये चप्पलें बना दो या ये जूते बना दो, ठीक है। मैं उसे ख़रीदता हूँ लेट सपोज एक जूता 1000 रुपये का जो मैंने 3000 का बेचना है। अब 3000 रुपये के हिसाब से मुझे उसका 18% अगर मैं 540 है तो मैन्युफैक्चरर मुझसे पहले ही वो 540 काट लेगा। हाँ जी, ऐसा ही। मतलब यही हो गया ना सर, इसी को ही हम में दे देंगे। सर ये तो ये अच्छा मैं नहीं बेचता 3000 की सर, मैं 2500 की बेचता हूँ, 2000। तो आप बहुत आगे जा रहे हैं ना। आप ये बताएं कि अगर एक मैन्युफैक्चरर ने 1000 यूनिट 1000 पेयर तैयार करके रख लिया है, उसका वो 1000 पेयर ही ना बिका, वो क्या करेगा? टैक्स तो उसने दे दिया। सर मैं यही तो कह रहा हूँ सर, ये उसने मैन्युफैक्चरर ने पहले ही आपसे काट लेना है, ये आप कहना चाह रहे हैं कि हो गया सर, ये तो बहुत ही ज्यादा फिर खतरनाक काम हो गया। देखें इसके अंदर जो अभी आतिफ साहब आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, इसमें बेसिकली कैपिटल वर्किंग रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रिक्वायर होगी। फिर वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी। वर्किंग कैपिटल वो हर स्टेज पे, बेशक वो मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसने बियर करना है जिस आदमी ने आखिर पे इस चीज को कंज्यूम करना है। सर मैन्युफैक्चरर आपको लगता है वो टैक्स जमा करवाएगा पूरा? वो 540 तो आप मुझसे काट लेगा, लेकिन क्या वो जमा? यही तो सबसे बड़ा अगला चैलेंज है कि मैं मैन्युफैक्चरर को पे कर कर प्रोडक्ट ले आया हूं, अब मैं इंतजार करता रहूंगा जब वो रिटर्न जमा करवाएगा। वो अगर रिटर्न जमा नहीं करवाता तो मेरा वो 540 रुपये भी हवा में लटका रहेगा, वो स्टक रहेगा मेरा। ये मैं उसको क्लेम ही नहीं कर सकता। जिस तरह कोरियर पे लगाया टैक्स, ई कॉमर्स पे 2% लेना है, कोरियर काटेगी, और अभी तक पिछले साल का पता ही नहीं है वो टैक्स है किधर। अच्छा अदिल साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे आप एक बात बताएं, आप माशाल्लाह इतने अरसा रिटेल में रहे, क्या ऐसी कभी इन्वेंट्री हुई है कि आपको पता हो खरीदते वक्त कि ये इतने की बिकेगी? नहीं आपको पता ही नहीं कितने की बिकेगी, तो आप अच्छा चले आपने जी 540 रुपए दे भी दिए, लेकिन सर वो बिकी, लेट सपोज मुझे इन्फ्लेशन आ गई, हालात खराब हो गए, वो 3000 के बजाय 3200 की बेचनी पड़ी, तो जो टैक्स शॉर्ट हो गया उस पर FBI आके पकड़ लेगा, वो हमें अकाउंट भी फ्रीज कर देगा, वो आपकी वेबसाइट भी बंद कर देगा, वो मामला अलग। सर ये किसी मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है, ये क्या किया है? देखें जी, ये सारा एंड कंज्यूमर जो है हमारा, जिसने शूज़ को इस्तेमाल करना है, ये सारा बर्डन उसकी तरफ शिफ्ट होना है। जिस तरह से ये वैल्यू एडेड टैक्स या सेल टैक्स की हम बात कर रहे हैं, इसको बियर किसने करना है? एंड यूज़र ने करना है। तो जो हम पहले डिस्काउंट्स लगा के, हम जो प्राइसेस डिक्रीज़ करके, प्रोमो लगा के, ईद के दिनों में हम जो है वो अपनी सेल्स लगा के चीज़ों को जो है वो हम एंड कंज्यूमर के लिए फैसिलिटेट करते थे, डिस्काउंट्स की स्कीम्स वगैरह लगा के, वो लिक्विडेशन नहीं होगी। वो चीज़ें जो है वो स्टक हो जाएंगी। वो चीज़ें जो है उस वैल्यू पे जिस पे हम बेचते थे पहले, वो हर बंदा उस वैल्यू पे वो ख़रीद नहीं सकेगा। तो ये पूरा एक साइकिल है, विशियस सर्कल, जिसके अंदर जो है वो एंड कंज्यूमर भी फंस जाएगा और रिटेलर भी फंस जाएगा। ठीक है भाई, इसमें देखें शू की प्रोडक्ट में आपको पता है एक बहुत बड़ा रिस्क ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर ली, उसके बाद वो जब आप काउंटर पे रखते हैं तो फिर पता लगता है कि इसका सेल थ्रू क्या आया।
आपकी बहुत सी प्रोडक्ट्स पिट जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने उसका अगर शुरू में सोचा था ये मैं 2000 रुपये में बेचूंगा और उसके ऊपर आपने सरकार को टैक्स पे कर दिया, लेकिन उसका सेल थ्रू नहीं आया, तो अल्टीमेटली समटाइम्स वो आपको 500 रुपये में बेचनी पड़ती है। लेकिन 500 रुपये की प्रोडक्ट के अंदर 540 रुपये सेल्स शामिल होगा, तो 540 सरकार को दे दिया, 500 का आपने जूता बेचा, 40 रुपए आपने जेब से दिए उसको लिक्विडेट करने के लिए। तो इतने बड़े चैलेंजेस हैं इस किस्म की प्रोडक्ट के अंदर। देखें ऐसी प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, जैसे टूथपेस्ट है, जैम है, जूसेस है, चाय की पत्ती है, वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के ऊपर उस तरीके से ना डिस्काउंटिंग होती है ना कुछ होती है, वो ठीक है एफएमजीसी की डेफिनेशन में आती है, फास्ट मूविंग गुड्स है। बट अगर शूज़ को अगर आप एफएमजीसी की डेफिनेशन में ले जाते हैं तो ये तो हमें पहले दिन पता ही नहीं है कि उसका सेल थ्रू क्या ना। यस, कुछ हीरो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि वाकई जो हमने सेल प्राइस उसकी जो है ज्यूम की थी उस पर बिक जाएंगी, बट ऐसी प्रोडक्ट और बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी प्रोडक्ट्स की होती है जो आप अपनी एक्सपेक्टेड प्राइस पर नहीं बेच पाते, उस पर आपको मार्कडाउन लगाना पड़ता है। और फिर सीजन एंड सेल्स होती हैं, आपका फ्रेश का जो सेल थ्रू है वो तो शायद 30% भी नहीं होता। फिर सीजन एंड सेल्स आती हैं, आपकी फेस्टिवल्स आते हैं, अब फेस्टिवल्स पे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए सेल्स लगाते हैं, तो अब वो सारा मैकेनिज्म किस तरीके से हैंडल करेंगे हम लोग। सर आपने एफएमसीजी की बात की, तो चले एफएमसीजी पे समझ आता है कि भाई एक दूध का डब्बा उसने बनाया है ऑलपर ने, उसको पता है उसकी रिटेल प्राइस क्या होने जा रही है, तो वो तो कट सकता है उसका 18%। सर जूते वाले को क्या पता, और उस मैन्युफैक्चरर को क्या। सर कितनी हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, घर से बैठ के वो बना रहे हैं, सियालकोट वाली साइड पे चले जाएं, गुजरावाला वाली साइड, यहीं से वो खरीद रहे होते हैं, शालमी चले जाएं, आपके करीम ब्लॉक चले जाएं, वहाँ से कहीं से भी सर वो चीज़ लेता है, उसको क्या पता सर कि वो कितने की। फिर सर मुझे तो वैसे ये नज़र आ रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड वाली साइड पर चले जाएंगे। हैदर साहब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँ कि देखें हमारे यहाँ गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये कि 1125 SRO था जिसके अंदर सारे 5 सेक्टर फॉलो करते थे। बेसिकली ये 5 सेक्टर वो सेक्टर थे जिनको गवर्नमेंट एक रिलीफ देती थी सील टैक्स से बरियल जुमा करके, उनको एक SRO के तहत टैक्स किया जाता था। उसका पर्पस सिर्फ ये था कि आपने ये 5 सेक्टर की जो इंडस्ट्री है इसको प्रमोट करना। अब हुआ क्या कि 1125 SRO को ओमिट कर दिया गया। पहले इन लोगों को लेके आए ये 8 स्केड्यूल के अंदर, 8 स्केड्यूल में इसके रिड्यूस रेट दिए कि आप पॉइंट ऑफ सेल लगा लें तो आपको इतना आउटपुट चार्ज होगा कस्टमर से। जब लोगों ने इन्होंने देखा कि अब ये सारे लोग पॉइंट ऑफ सेल में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा चुके हैं, इंटीग्रेट हो चुके हैं, तो उसको क्या किया, स्टैंडर्ड रेट पे लेके आ गए। जब उसको स्टैंडर्ड रेट पे लेके आ गए तो इन्होंने कहा कि ये तो इंडस्ट्री वालों के ऊपर जो भी हम प्रेशर डालेंगे ये बर्दाश्त करते जाएंगे। अब वहाँ से उठा के इसको ले गए ये 3rd स्केड्यूल में, जो बेसिकली इसके साथ इस इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़ी एक ज़्यादती है। और इसके अगर आप देखेंगे कि अगर ये बिल इसी तरह ही अप्रूव हो जाता है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस सेक्टर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इस सेक्टर के अंदर जो इस वक्त एक आइटम की प्राइस 100 है, आप 1 जुलाई में जाके देखेंगे कि कोई भी बिजनेसमैन अपने पास से पैसा नहीं लगाएगा, उसकी प्राइस आपकी कम से कम कोई 120-25 रुपये हो जाएगी। लोगों की जब प्राइस बढ़ेगी तो उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब मार्केट के अंदर शूज़ पड़ा हुआ है जो कोई लेगा ही नहीं, तो उसके बेस के ऊपर गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इसके ऊपर ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। ये ज़रूर है कि ये लोग बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू में, और हमारे यहाँ देखें ये लेदर की वजह से ये ही एक इंडस्ट्री है शूज़ की जो हमारी लोकली इन्वेस्टर होते हैं वो लगाते हैं और अपने पास से पैसा लगा के, वो पैसा जो उन्होंने टैक्स पहले दिया हुआ है, पहले गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले लेती, फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि किसी भी जगह पे आप आउटलेट पे चले जाएं, वो सर्विस की हो किसी भी जगह पे हो, आपको 5-10 लोगों की एम्प्लॉयमेंट मिलती। तो आप इसी तरह की रेशो को बढ़ाते जाएंगे तो ये लोग एक माशरे में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसके ऊपर ज़रूर नज़रसानी की करें, और इसको जहाँ पे आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड रेट पे किया हुआ है आप उसी के ऊपर ही चलें। अच्छा फारूक साहब, मैं इस पर अपने नाजरीन के लिए भी कि ये 3rd स्केड्यूल आज का नहीं है, जैसे कि हम अभी जिक्र कर रहे थे। 3rd स्केड्यूल काफ़ी पुराना है और इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो ऑलरेडी टैक्स होती आ रही हैं। जिस तरह से लास्ट पेप्सी में था तो वो भी इसमें 3rd स्केड्यूल में फॉल करती थी। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि जो हमारा शूज़ का सेक्टर है वो वैसे फ़ैशन इंडस्ट्री है बेसिकली। ज़रूरी नहीं है कि एक शूज़, जब ये आतिफ साहब ने कहा कि वो फैशन के ऊपर बिकना है, वो उसके अपने सेटिक के ऊपर बिकना है, ना कि उसने अपने मटेरियल। देखें आपकी पेप्सी के अंदर 3 चीज़ें हैं, उसने 3 चीज़ों की एक स्पेसिफिक रेशो है, उसको पता है कि इतना मटेरियल इसमें ऐड होना है और इसके ऊपर ये टैक्स होना और इसने आगे निकल जाना, वहाँ पे सेंस करता है 3rd स्केड्यूल। लेकिन शूज़ में इस वजह से भी नहीं करता कि हम फैशन इंडस्ट्री में है, फैशन इंडस्ट्री में फैशन के ऊपर चीज़ बिकनी है। हो सकता है उसकी कास्ट जो है वो 100 रुपया और वो 300 रुपये की चीज़ बिक रही है, और हो सकता है एक शूज़ है जिसकी कास्ट जो है वो 200 रुपये है और वो 200 पे भी ना बिके, ठीक है ना। तो ये फैशन इंडस्ट्री में वैसे ही फिट नहीं होता। अगर हम 3rd स्केड्यूल की आइटम्स उठा के देख लें, जब ये जिक्र हुआ कि जेली है, उसके अंदर पेप्सी है, जूसीज हैं, सारी चीज़ें, ये सारी डिफाइंड आइटम्स हैं, इनकी रेसिपीज़
डिफाइंड है, इनकी सारी चीज़ें डिफाइंड है, उसके अंदर वो उसी रेसिपीज़ के मुताबिक चीज़ें डलनी है, उसकी कॉस्टिंग उसी के मुताबिक होनी है, उसने उसी के मुताबिक आगे चेन में सप्लाई चेन में जाना है। वहाँ पे थर्ड स्केजुअल जो है वो सेंस करता है, यहाँ इस इंडस्ट्री में थर्ड स्केजुअल सेंस ही नहीं करता फैशन इंडस्ट्री में। तो आई डोंट नो, ये FBR को इसके ऊपर दोबारा इसको रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो जिस तरह से अभी माशाल्लाह डॉक्यूमेंटेड थी सारी चीज़ें, वो संभालनी मुश्किल हो जाएंगी मेरी नज़र के अंदर। इस चीज़ को जो है वो इस दायरे में लाना, अभी ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट चल रही हैं, लेकिन अगर इस थर्ड स्केजुअल में डालेंगे तो सब के लिए जो है वो मेरे ख्याल में, एक तो आपने जो शुरू में कहा कि इस पर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, ठीक है, उल्टा जो है ये कंज्यूमर को वैट पास ऑन होगा बेसिकली, और महंगाई बढ़ेगी। इसमें मैं एक चीज़ कर दूं कि अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस पे इंडल्ज है कि उसने वाकई शू को थर्ड शेड्यूल में डालना है, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन का जो बेहतर तरीका है कि टायर 1 जो इंटीग्रेटेड रिटेलर्स हैं उनको इससे एग्जाम्प्ट किया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, हर तरीके से पूरी की पूरी उनकी सेल डिक्लेयर्ड है, उनके जो सप्लायर्स हैं वो इंटीग्रेटेड इनवाइस इशू कर रहे हैं अपने उसके ऊपर। तो अगर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इस पर इंडल्ज है भी, उन्होंने इस इंडस्ट्री को रेगुलराइज करना है, तो डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाने के लिए एटलीस्ट टायर 1 रिटेलर्स जो हैं उनको इससे एग्जाम्प्ट किया जाए। जी, इसमें मैं एक चीज़ और आतिफ साहब ऐड करूंगा कि जब इंपोर्टेड शूज़ के ऊपर 25% का सेल टैक्स लगाया, तो वो बेसिकली इसलिए लगाया कि हमने अपने लोकल मैन्युफैक्चरर को फैसिलिटेट करना है। अब आप वहाँ पे एज ए जो है वो 25% जो सेल टैक्स दे के आते थे, तो वो आपका इनपुट बन जाता था, और आप आगे कस्टमर को पास ऑन जो करते थे वो 18% ही करते थे, तो उसका कस्टमर के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आता था। लेकिन अब क्या होगा कि जब आप इसको इम्पोर्ट करेंगे और वो आइटम जिस पे 25% आपने एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट स्टेज दे दिया, अब इस थर्ड स्केड्यूल में आने के लिए साथ साथ उसने कस्टमर को भी 25% ही चार्ज करना है, उससे कोई एग्जम्पशन और रिटेल प्राइस के ऊपर, और रिटेल प्राइस पे। अच्छा सर, इंपोर्टेड जो आएगा, चले यहाँ पे तो मैन्युफैक्चर काट रहा है, तो वो जो 25% है वो फिर आप एज अ रिटेलर नहीं जमा करा रहे? नहीं, इंपोर्ट स्टेज के ऊपर आप वो एक्साइज ड्यूटी जब पे करेंगे उस वक्त उसके साथ सेल्स पे होगा, कस्टम्स पे होगा। ठीक ठीक ठीक। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखें, हम इंडस्ट्रीज़ की जो डिफ़िकल्टीज़ को बयान कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगा कि ये जो भी फिनांस बिल आता है, वो एक्ट बनता है, उसने इन्फोर्स होना होता है 1 जुलाई को। लेकिन आज आप देखें कि ये जितने भी बड़े ब्रांड है, सर्विस है, इसके बाद बाटा है, स्टाइलो है, बोर्जन है, अब 30 जून को भी उनके पास स्टॉक पड़ा होगा। अब उसके ऊपर FBR क्या क्लैरिफिकेशन देता है, उसकी ट्रांजिशन क्या है, कुछ वो पता नहीं है, ट्रांजेक्शन उसके बारे में कोई पता नहीं, क्योंकि उस पे हमने 18% पे किया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो वो किस तरीके से मैनेज हो रहा होगा, जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है सर, वो किस तरीके से मैनेज हो रही है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर। एक आम बंदे के लिए क्या होगा, मतलब अब मतलब वो ये छोड़ दे कि मुझे शूज़ का कारोबार तो करना ही नहीं है ना, ये मतलब हम कैटेगरीज, सर एक शूज़ ही ऐसी चीज़ रहेगी जिसकी लोकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। शेखुपुरा वाली साइड देख लें, हम इधर मुरीद की वाली साइड पे चले जाते हैं, कसूर साइड पे लेदर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, और सर यहाँ नहीं सिर्फ पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहा है, और कई फैक्ट्रियाँ, कई कॉटेज इंडस्ट्री, कई घर पर खुली हुई है फैक्ट्रियाँ, वो चल रही हैं। अब अगर ये चीज़ यहाँ पे आती है, जारी बात है डिमांड कम होगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर उसके बाद अगेन वही है, आप जिस तरह बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इस सेक्शन में ज़्यादा बन जाएगी। सर मैं एक सवाल करूँगा इधर, जिस तरह अभी हम देखते हैं कि IT वाले सेक्टर में उन्होंने एक टैक्सेशन है जो 0.25% उन्होंने एक्सटेंड कर दिया अप टू 2029, तो पाशा का इसके अंदर जो है ना बड़ा किरदार वो समझते हैं। सर एसोसिएशंस का कितना रोल होता है इस चीज़ों में, कि मतलब मुझे हमेशा ऐसा लग रहा है कि रिटेल सेक्टर शायद एक ऐसा है जहाँ पे कुछ एसोसिएशंस जो है बड़ी वीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई इनसे मशवरा करके आगे, अब IT की मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी जीत है कि IT सेक्टर में 0.25 ना एक्स्ट्रा कोई टैक्स नहीं, बल्कि 29 तक उन्होंने फिक्स कर दिया है कि आगे आने वाले 4 साल में भी कोई भाई इसमें बात ही ना करे। मैं तो साहब एक चीज़ आपको ऐड करूं कि ये गवर्नमेंट जो है ना, ये लोगों के जज्बात के साथ खेलती। इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया कि बजट आने से पहले एक फिक्स्ड रिटेल जो है वो स्कीम लॉन्च कर दी, सारे लोगों की तवज्जो उस तरफ चली गई। हर रिटेलर ये सोचना शुरू हो गया कि मैं जी 25,000 रुपये टैक्स दूंगा रिटर्न के साथ, मैं तो निकल गया। लेकिन दूसरे एंड पे इतना ज़्यादा नेटवर्क ये टैक्स में लेके नहीं आएंगे। आपने देखा होगा कि वो ट्रेडर स्कीम भी आई थी, वो भी नाकाम होगी, इसी तरह डॉक्टर साहब लेके आए थे। उसके बाद ये जो फिक्स रिटेल वाली जो स्कीम है ये भी इसी तरह नाकाम होगी। अब आपने क्या किया कि कुछ लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए उन सेक्टर को पकड़ लिया जो ऑलरेडी आपके रेवेन्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो जैसे आपने कहा कि एसोसिएशन, नो डाउट एसोसिएशन का ज़रूर इसका प्रेशर होता है, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये जो फुटवेयर की एसोसिएशन इस वक्त जो है वो FBR के साथ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के साथ चीज़ें डिस्कस नहीं कर रही, और मैं 100% इसमें होपफुल हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना ये डिसीजन जो है रिवर्स ज़रूर करेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा आगे चलें और मज़ीद कुछ बजट की चीज़ों को अगर हम हाईलाइट करें यहाँ पर, ताकि हमारा जो लिसनर है या जो हमारा
व्यूअर है वो उसके ऊपर देख सके। तो इसमें कॉर्पोरेट के वाले से जो ई कॉमर्स के ऊपर एक तब्दीली आई है, क्योंकि बेसिकली आपकी बैठक जो है वो ई कॉमर्स से ज़्यादा रिलेट करती है। तो ई कॉमर्स में जो लास्ट ईयर हमने 2% और 2% दो टैक्सेस लगाए थे, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स विदहोल्डिंग लगाया था, उसमें से जो लार्ज वो अगेन वही बात है फारूक साहब वाली के जो बड़े यूनिट्स है, यानी कि जिसकी सेल 200 मिलियन से ज़्यादा है, उसका ये टैक्स फाइनल से निकाल के ये एडजस्टेबल टैक्स कर दिया गया है। अब अगर वो अपना लॉस शो करता है तो वो बड़े आराम से जो है ना वो इसमें से निकल सकता है और इसको लेके जा सकता है। तो ये एक तब्दीली है। और इस पर फारूक साहब आप क्या कहेंगे? ये वाली जो मैंने वही चीज़ जैसे आतिफ साहब शुरू में आपको कही कि ये अमीरों का बजट है, गरीब का नहीं है। बेसिकली इसके अंदर आप कोई भी चीज़ देख लेंगे तो वो फैसिलिटेट अमीरों को की गई है, और उन्हीं को अगर आप ये देखें कि जो अभी ई कॉमर्स के ऊपर भी दिया है कि अगर आप देखें जो टैक्स का मैक्सिमम है ना, आपने ये देखना होता है कि आपने जो लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं उनको प्रमोट करना है, जो ऑलरेडी सेटल्ड है उनको इंसेंटिव देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे वाइस वर्सा है, वो कहते हैं जो भाई सेटल्ड है ना उनके साथ तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उनको रिलीफ दे दो, लेकिन जो छोटे हैं ना उनके ऊपर अपना डंडा स्ट्रॉन्ग रखो। वो ये सोच के दे रहे होंगे कि जो ज़्यादा अमीर है वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट करेगा तो इसी को रिलैक्स दे दो। लेकिन एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा हमें तो कारोबार को फरोग करना है ना, बस यही बात मतलब है ना। कारोबार फरोग होगा तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली फरोग होगी। हमारा लेकिन हमारा मसला ना इस टाइम पे ज़्यादा वो जो निचला तबका है ना, 8,000 रुपये से बीन चलो नीचे वाला गुर्बत वाला, वैसे अब तो सर हम गुर्बत की लकीर से भी निकल गए होंगे 8,000 वाली डेफिनेशन के बाद। तो खैर हमें उनका करना है यार, और वो वही है अनस्किल्ड लेबर है, पढ़े लिखे नहीं है, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज लगानी है, उनके लिए काम करना है। तो सबसे ज़्यादा की बात बिल्कुल मैं कहूँगा कि ई कॉमर्स में यार कौन है जो 200 मिलियन का मतलब 20 करोड़, मतलब एक साल में जिसका 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा टर्नओवर है, वो तो ये टैक्स एडजस्ट करवा सकता है, उसे नीचे वाले नहीं करवा सकते। मतलब ये तो सर बहुत मतलब गिने चुने नाम है फिर। तो फिर कौन आएगा सर इस नेट के ऊपर, कौन इसको? अच्छा मजे की बात, वो ऑलरेडी करवा भी रहा था कहीं ना कहीं सर, वो ऑलरेडी पॉज के साथ इंटीग्रेटेड है, एफबीआर के पॉज के साथ इंटीग्रेटेड है। मैं आपकी बात सेकंड करूंगा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस पे इसको थर्ड शेड्यूल में ऐड करने की सर वजह क्या बनी कि जब ऑलरेडी आपका पॉज इंटीग्रेट हुआ हुआ है, आप एफबीआर को पता है कि कितने की सेल हो रही है, उसका टैक्स कितना जा रहा है, वो जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये समझ से बाहर है कि क्यों इस कैटेगरी को भी उसमें जो है ना, उसमें हैदर साहब इस तरह है कि जब कोई भी बजट बनता है ना तो आपने उसके रेवेन्यू मेजर लेने होते हैं। अब रेवेन्यू मेजर में किस्मत ख़राब इस सेक्टर की कि वो इसकी हिट लिस्ट पे आ गया, पता चला कि जी यहाँ पे सेल टैक्स की या इनकम टैक्स की बड़ी कंसीलमेंट होती है, तो चलो जी इसको थर्ड शेड्यूल में डाल देते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर ना इकॉनमी चलती है ना। तो इस पे जरा आप क्या फर्दर? सर देखिए मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो इसमें पाशा को थोड़ा सा करना चाहूँगा कि जो उन्होंने 2029 तक कर दिया ना, एक तो उन्होंने सर लोकल फ्रीलांसर जो कि सर्विसेज दे रहा था पाकिस्तान के अंदर उसको डिस्टिंग्विश कर दिया, और जो पाशा के साथ रजिस्टर्ड था उसको उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया, उनको दे दिया उन्होंने बेनिफिट। 0.25% टैक्स पहले भी लग रहा था, 2026 में रिवाइज होना था, उन्होंने सर उसकी एक्सटेंशन ले ली 29 तक। अब अगली गवर्नमेंट चेंज हो ना हो 29 तक सर टैक्स फिक्स है। प्लस जो लोकल यहाँ का फ्रीलांसर था ना, वो अगर सर्विसेज दे रहा है, लेट्स सपोज स्टाइलो को सर्विसेज देता है सर, वो अब 0.25% टैक्स नहीं होगा, वो 15% उसका टैक्स जो है ना उसको देना पड़ना है अपनी सर्विसेज पे। तो उसको डिस्टिंग्विश कर दिया कि भाई वो जो लोकल फ्रीलांसर भी आईटी सर्विसेज के मद में पैसे ले रहा था और बेनिफिट ले रहा था ना, उसको उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है। वो जो सैलरियां ले रहा था, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस वो जो उसकी सैलरीज हैं डॉलर्स में आ रही हैं, उसको वो लेते थे कंसिडर कर रहे थे, तो उसको उन्होंने सर टैक्स करा दिया। और जो उनके साथ रजिस्टर्ड है कंपनी में और वो उनकी सर्विसेज है, उनको उन्होंने 0.25% कर दिया। तो एसोसिएशन सर मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ना हमारे पास थोड़ा सा ना ये भाईचारा, ये फुकदान है। हमारी अगर एसोसिएशन स्ट्रांग होती ना, तो ना ये रिटेल पे, ना किसी और चीज़ पे, ना ये 200 मिलियन वाली चीज़, ये इम्पैक्ट सर अच्छे होते हैं। ये फिर वो गरीब वाली साइड पे भी होता, कोई आवाज़ उठाने वाला, कोई बोलने वाला। इवन अभी तक सर ये तो आपका अल्लाह भला करे, फारूक साहब का भला करे, दिल साहब आप ये हमें चीज़ें समझा रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो गया। मतलब ये फुटवेयर सर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बड़ी तेजी के साथ ग्रो भी कर रही है, लोग आ भी रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं, ई कॉमर्स का अच्छा स्टोर बना रहे हैं और वहाँ से कहीं ना कहीं अर्न कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं उनके साथ क्या होने वाला है सर। अब वो जो बचत हो रही थी वो अब टैक्सों में डाल देनी है और वो टैक्स लगने नहीं है। सर मजे की बात पता है क्या, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है दो तबकों को। एक मैन्युफैक्चरर, मैं आज एक कंपनी बनाता हूँ, मैं टैक्स वगैरह आपसे सारा वो कलेक्ट करता हूँ, अगले दिन कंपनी बंद करके दूसरी खोल लूँगा, दूसरे नाम से खोल लूँगा, टैक्स मैंने खा लिया, आपका किधर आप पकड़ेंगे? ठीक है। प्लस जितनी अनडॉक्यूमेंटेड और कैश इकोनॉमी अब चलेगी ना, पहले भी चल रही है आपको पता है, अब तो उन्होंने कहना है पत्थर पे लकीर है। आपको भी पता है सर कितने छोटे छोटे वेंडर है, वो कहते हैं भाईजान कोई टैक्स इनवाइस नहीं देनी। ये तो आपका बड़क बनना है, आप कहते हैं कि भाई अगर दोगे तो हम काम करें वरना नहीं करें। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अभी कैश पे ही काम करें। अब तो होना ही कैश पे है। जो इक्का दुक्का पहले पैसे आ रहे थे ना, अब वो भी नहीं आने, बस बर्डन पड़ना है तो वो टियर 1 रिटेलर पे और उस कस्टमर पे जो ऑलरेडी पॉज से इंटीग्रेटेड है, जो इनवाइसेस वो पैसे दे रहा था। सर देखिए हमें टैक्स देने में तो कोई मसला नहीं है ना, हमने तो पहले भी देना है, बाद में भी देना है, पॉज इंटीग्रेटेड है, हम तो बता नहीं सकते कि भाई कम में क्या ज़्यादा है। लेकिन मसला ये कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल डिस्ट्रॉय होने वाला है, हमें जो पैसे, हमें पता ही नहीं है कब बिकना है, उसने बिकना है नहीं बिकना है और उसमें पैसे देना है, तो हम तबाह हो जाएंगे इस तरह। बिल्कुल हैदर भाई आप ठीक कह रहे हैं। जो ऑलरेडी टायर 1 इंटीग्रेटेड रिटेलर्स हैं उन्होंने इफेक्ट होना है। जो पहले भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वो फर्दर इंकरेज होगा,
वो फर्दर फ्लरिश करेगा, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी और इन लोगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, वर्किंग कैपिटल नीड बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो प्राइस वॉर है उसमें भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से पीछे रह जाएगा, और सारा का सारा जो बेनिफिट है वो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है ना वो ज़्यादा फ्लरिश करेगी इस इंडस्ट्री के अंदर। बस फिर 30 जून से पहले जिसने सेल लगानी और जिसने परचेजिंग कर दिया वो मेरे ख्याल से कर ले, इसके बाद शूज सेक्टर पे सेल तो नहीं नजर आने वाली ऑनलाइन। सर आप देखें अभी तक ई कॉमर्स के टैक्सेस लोगों को नहीं पता कि असल में क्या है। सर वो एक कोरियर वाला स्टार्ट हुआ था, साल हो गया रोते हुए, वो इतनी क्यूरीज आ रही थी भाई ये 2% देना किसको है। सर कोरियर वाले वैसे पैसे नहीं दे रहे, टैक्स तो दूर की बात है। इवन एक दो कोरियर वाले से बात हुई, कहते यार हमें भी नहीं पता हमने किस वो जाके किस सेक्शन के अंदर कहाँ पे क्या सबमिट कराना है, ले जरूर रहे हैं वो है किसका टैक्स। बड़ी बड़ी कोरियर कंपनियों को 8 से 9 महीने लगे इस सारे निजाम को। एफबीआर ने जो फॉर्म अपडेट करना था वो शायद फारूक साहब मेरा ख्याल है 8 महीने बाद हुआ था। जी, कोरियर कंपनियों का एफबीआर ने 8 महीने बाद किया था। 8 महीने का हमारा जो कटा हुआ टैक्स किधर गया, वो कटा हुआ टैक्स उन कोरियर कंपनियों के पास पड़ा रहा, उन्होंने हमें दिया नहीं, जो कि हमने इनपुट क्लेम करना था सेल्स टैक्स का, और जो इनकम टैक्स है उसकी हमने एडजस्टमेंट लेनी थी एडवांस टैक्स के अंदर, 8 महीने बाद हमें मिला। और ये जो नया निजाम ये खड़ा करने जा रहे हैं इतने क्विकली, इसमें ऑब्वियसली सबसे पहले तो इनकम टैक्स के सारे फॉर्म सेल्स टैक्स की रिटर्न के फॉर्म सारे चेंज होंगे, और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सारे उनको इस चीज़ की क्या वो कैपेबल हैं कि वो इस सारे निजाम को समझ पाएं। उनकी इनवाइस पे अब 2 नहीं 3 कॉलम हुआ करेंगे, कॉस्ट, उनके परचेजर की रिटेल प्राइस और रिटेल प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स, और यही तीनों खाने अगर देखें जो इंटीग्रेशन करवा चुके हैं अपनी, वो इंटीग्रेशन सारी की सारी डिवाइस होगी। सर वो टियर 1 को ही ये सारी हिट पड़नी। सर जो अभी हमने पिछले साल एक पूरी मुहिम चला के तमाम अपने सप्लायर्स को जो इंटीग्रेट करवाया एफबीआर के साथ, वो सारी इंटीग्रेशन भी रीडू होगी। ये इतना आसान नहीं है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। हम तो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं ना कि स्टॉक इन हैंड, तो जो नया स्टॉक भी हम खरीदना चाह रहे हैं, हमारा रिटेलर हमें, हमारा जो मैन्युफैक्चरर है हमें वो इनवाइस कैसे दे पाएगा अगर वो ऑलरेडी इंटीग्रेट हुआ है और वो सारी इंटीग्रेशन नए सिरे से होगी। सर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ना फेल हो रही है थोड़ा सा, कि वो ना जनरेट नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, मतलब जो ना वो अपना टारगेट, ये भी हम देखते हैं कि हर दफ़ा ही कलेक्शन का जो टारगेट है बिहार का वो रिवाइज हो रहा है। पिछले साल भी 3 दफ़ा हुआ, अभी भी सर कोई 15,000 अरब का इन्होंने जो रखा है, तो उसके ऊपर कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा। वो टारगेट मीट नहीं हो रहा ना, वो जो लगाते हैं ना एक जेन्युइन लीगल तरीके से, उसके ऑल्टरनेट बड़े निकल आते हैं। अब जिस तरह आपने बात की कैश सिस्टम ज़्यादा हो जाना है, आपसे किसी ने ऑनलाइन लेनी नहीं है, पेमेंट ही नहीं लेनी, क्या करेंगे, कैसे पकड़ेंगे? और कितना तबका, कितने SMEs ऐसे हैं जो काम ही नहीं करेंगे। चलो बड़ी इंडस्ट्री है वो सारी चीज़ें तो समझ आ जाएंगी, अब जो बाकी छोटे SMEs बैठे हैं घरों में जो बना रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है घरों से जो चल रही है, उनका क्या करेंगे? वो कहेंगे भाई कैश दे दो, कितनी पेमेंट है भाई, लाखों रुपए की पेमेंट है, कैश दे दे यार, आपकी कौन सी कुछ करोड़ 2 करोड़ की पेमेंट है, क्या आपने चेक ही देना है? पाकिस्तान की ना ई कॉमर्स का सर सबसे बड़ा अलमिया भी कैश ऑन डिलीवरी है। कैश ऑन डिलीवरी की अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो शायद दुनिया में टॉप उन कंट्रीज़ में आते हैं जहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी आज भी ज़्यादा है, वरना कुछ कंट्रीज़ में तो कैश ऑन डिलीवरी का तस्वुर ही नहीं है। हम चाइना की एग्जांपल ले लें, यूके की ले लें, USA की ले लें, बट आज भी हम 95% प्लस हैं। उसकी रीज़न यही है कि कोई बैंकों में पैसे नहीं रखना चाहता। अभी जो लास्ट रिपोर्ट थी 50,000 अकाउंट्स भी ऐसे नहीं निकले कि जिनके अंदर एवरेज 50,000 रुपया पड़ा होता। ठीक है, उसकी वजह यह है ना कि जब आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगी तो आपको हर डेबिट और क्रेडिट की जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, ये वजह। तो अब मतलब फिर हम कहाँ पे सर प्रमोट करें? फिर कभी भी ये तो आगे आने वाले भी 10 सालों में मुझे कैश ऑन डिलीवरी खत्म होते हुए तो नहीं नजर आ रही, और जिस तरह से अब ये इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं तो कैश इकोनॉमी तो सर आपकी और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है फिर तो। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँ कि देखें जो गुज़िश्ता हुकूमतें थीं उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। जैसे आप देखें कि पनामा के बाद हमारे यहाँ 2018 और 19 के अंदर एक एमनेस्टी आई, उस एमनेस्टी की वजह से लोगों ने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की। अब आपने जो है मुफ्ता इस्माइल साहब ने उनको 1% टैक्स किया और वही डॉलर फिर बाहर लोग लेके चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें हमारे यहाँ कोई भी लॉ बनता है ना, उसकी आज किसी बिजनेसमैन को, आज किसी टैक्स कंसल्टेंट को आप ये पूछेंगे कि ये इसके ऊपर मुझे ओपिनियन दे दें और ये कितने देर तक चलेगी, तो हम नहीं कह सकते। हम कोई भी ओपिनियन है, बिजनेसमैन को नहीं पता कि आज मैं ये पानी की बोतल बना रहा हूँ और इसके ऊपर 18% सेल टैक्स है, एफबीआर के पास एक पावर है उसके ऊपर 19% कहते हैं, तो उसकी जो सारी फिजिबिलिटी है, सारी कॉस्टिंग है, वो सारी जो है ना वो ख़राब हो जाती है। अब आप देखें कि अगर यही फुटवेयर की आइटम को ये थर्ड स्केड्यूल के अंदर डाल देते हैं तो इन लोगों ने, क्योंकि ये पॉज इंटीग्रेटेड भी हैं, डिजिटल इनवाइसिंग भी इन्होंने इशू करनी है, तो इनको एज ए टियर 1 रिटेलर अपना पूरा सॉफ्टवेयर दोबारा डेवलप करना पड़ेगा। जब डेवलप करना पड़ेगा तो उसके अंदर ज़ाहिर है इनकी एक एनर्जी लगेगी। अब गवर्नमेंट आप रेवेन्यू जो है ना, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं, इनकी कास्ट उस काम को पूरा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लगेगी। ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ टारगेट पूरा करने के लिए इंडायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठे कर लिए जाते हैं या विद होल्डिंग से इकट्ठा कर लिया जाता है। तो आज रेगुलेटरी अथॉरिटी अपना बेसिकली जो टैक्स का नेट है इसको नहीं बढ़ाती। आपको ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि आप टैक्स के नेट को बढ़ाएं। जो ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर कम बर्डन डालें, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है वो कहते हैं जी और टैक्स दें, और जो नहीं दे रहा उसको टैक्स के नेट में नहीं लेके आते। सर वैसे हैदर भाई, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि गरीब को और अमीर को, अमीर का बजट है इसका, सर कुछ अमीर ऐसे भी हैं जिन पे टैक्स लगा है, सर वो यूट्यूबर है। सर यूट्यूबर, ये आपने बड़ी सही चीज़ आई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर।
लेकिन सर वो यूट्यूबर्स के मेजोरिटी के अकाउंट तो यूएस बेस्ड या यूके बेस्ड अकाउंट उन्होंने खोले हुए हैं, तो पाकिस्तान में तो उनकी मोनेटाइजेशन आती भी नहीं। सर इसकी ना अभी वही बात है, इसकी डेफिनेशन भी नहीं है कि उन्होंने उस पर टैक्स कलेक्शन करनी किस तरह से, क्योंकि अगर उनके अकाउंट फॉर एग्जांपल यूएसए या दुबई या कहीं पे भी हैं व्हाटएवर, कन्वर्जन तो करेंगे ना, उनको पाकिस्तान में रहने के लिए पीकेआर तो चाहिए। अगर उनके पास एक मिसाल है $1 लाख है या $10 लाख है, यार उसमें से कुछ नहीं, कोई 5% 10% कुछ नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के जो 2 सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं वो इवन एफबीआर में रजिस्टर्ड भी नहीं है, एनटीएन तक नहीं उनका इशू बिल्कुल हुआ। होगा, आप सही कह रहे हैं। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पहले क्या होना था कि डायरेक्ट पेमेंट आनी थी आपके बैंक अकाउंट में, यूट्यूब से, गूगल से, XYZ से। अब करते क्या है, आपके पास ऑप्शन होती है, आप अपने पाकिस्तान का अकाउंट लगाओ या आप अपना कहीं और का अकाउंट लगाओ। अच्छा, पाकिस्तान का अगर आप अकाउंट लगाते हो तो ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस हैं जो कट रहे होते हैं, और बैंक भी अक्सर आपकी ना सिर्फ अमाउंट काट लेता है, डॉलर के जो रेट होते हैं ना वो भी अपनी मर्जी से वो दे रहा होता है। थर्डली ये कभी कभी आपको नोटिस आ जाते हैं, भाईजान जरा बताओ ये कहाँ से आया है, शॉपिफाई की पेमेंट आई है XYZ, तो कहीं से वो बता रहे होते हैं। अब होगा क्या, लोग बैंक में तो नहीं मंगवाते भाई। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही उनको पता कैसे चलेगा ये सोशल मीडिया की पेमेंट है। चलो ये कह लेते हैं कि जी वो कुछ इनवाइस इशू करते हैं जी, वो कुछ मासूम लोग, इनवाइस करने। चले सर इसको हम ये कहते हैं वो कुछ मासूम लोग जो कि यूट्यूब से डायरेक्ट मंगवा रहे हैं, गूगल से मंगवा रहे हैं या फेसबुक से मंगवा रहे हैं, वो पेमेंट आई है बैंक में तो बैंक को पता चल गया जी ये इनकी पेमेंट हो सकती है, उस पर उसने काट लेना है। अच्छा, अभी कितना टैक्स लगा जी? 5% लग गया, ये भी मैं बता दूं कि 5% लग गया है टैक्स जो कि कटना है। अब चलो जी उसका काट लिया, अब आप आपका अकाउंट है, अब आप वहां से अकाउंट चेंज कर दो, वहां पेपॉल लगा दो अपने किसी रिश्तेदार का, पेपॉल पे आपने पेमेंट मंगवा ली, ठीक है, यहां से डायरेक्ट पैसे नहीं मंगवाए और वहां से आप वेस्टर्न यूनियन कर दो, गया 5%। फैमिली स्पोर्ट के नाम पे नहीं, वेस्टर्न यूनियन पे तो टैक्स लगेगा ना। चले सर हुंडी कर ले सर, लेकिन वो 5% तो नहीं लगेगा ना। ठीक कह रहे हैं वो सर मैं आप कहता हूँ कुछ भी पाकिस्तान declare का कर दें। बेहतरीन तरीका हुंडी, आप हुंडी कर ले, आपने और हुंडी को सर एक्नॉलेज कर दिया। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव साइड भी है, हुंडी को डिस्करेज करने के लिए जो क्रेडिट कार्ड पे आप बात कर रहे हैं हाँ ना, जी। अभी पाकिस्तान से बहुत से इवन जो छोटे छोटे लोग थे जिन्होंने शॉपिफाई के अकाउंट बनाए हुए हैं और इस तरह के बनाए हुए हैं, उन्हें पेमेंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और वो बहुत से ऑप्शंस यूज कर रहे थे इस 5% टैक्स की वजह से। तो वो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर 0.5 किया, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी आएगा। जो आपका छोटा एंटरप्रेन्योर है उसको आसानी होगी, वो उल्टे सीधे चैनल इस्तेमाल नहीं करेगा और डायरेक्ट अपने कार्ड्स पे से जो है ना वो पेमेंट कर फिर पाएगा। वो उल्टा सीधा चैनल इस्तेमाल इसलिए कर रहा था कि $30,000 की लिमिट है, लिमिट है। वो पहले लिमिट तो खत्म करे, अब क्या करेगा? सर, 30,000 लिमिट तो खत्म करनी है, ये मतलब टैक्स तो कुछ भी नहीं है जो 0.5% इन्होंने किया ना। इसके अलावा जितने टैक्सेस वो लगाते हैं ना, अगर आप कभी पढ़े अदर टैक्स, जीएसटी, तो पता नहीं कौन कौन जी, जी, 7-8 FCTV, लिस्ट दे रहे हैं। XYZ, ये जहांगीर सही कह रहा है। डेफिनेशन तो बताइए 5% से कब किस पे की है? सर ये जहांगीर सही कह रहा है, इन्होंने वो जो बार खरीदने थे ना, ज़ारा का जूता खरीदना है किसी के लिए, अमीरों ने, ये अमीरों के लिए उन्होंने किया भाई, वो पहले ज्यादा टैक्स कट रहा है, ये गिफ्टिंग करनी होती है। सर बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने वो शीन से या टेमो से शॉपिंग करनी है ना, वो आपकी आसान हो जाएगी, बाकी नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन फी कम हुई है। फॉरेन ट्रांजैक्शन फी जो बैंक चार्ज करता था ना ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वो कम हुआ है। हाँ, तो बस उन्होंने अपने फायदे किए सर, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। मुझे लगता है तो सर अच्छा, इस बजट के अंदर जो इसमें जो सबसे एक अच्छी बात हमने देखी एज ए कंसल्टेंट वो ये है, लेकिन आप लोग दुआ करें कि वो इम्प्लीमेंट एज इट इज हो जाए। ये जो फेसलेस का इन्होंने एक मैकेनिज्म मुतारफ जी। करवाया कि टैक्स पेयर और जो असेसिंग ऑफिसर है उसका आपस में इंटरेक्शन ना हो, तो इससे भी बहुत सारे मामला ठीक होंगे। लेकिन उसके ऊपर सर आपको लगता है ऐसा होगा? सच बताइएगा ईमान से। मैंने जंग के ज्वेलर, छोटी सी ज्वेलरी शॉप पे दो टैक्स ऑफिसर बैठे हुए देखे हैं सर, उनका काम और कुछ नहीं है, उसने सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक प्रेशर डालना है उस पे कि मैं इधर बैठा हूं। लेकिन ये कि इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन हमें गवर्नमेंट के इस जो स्टेप को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो ख्याल किया कि आप इंट्रैक्शन जितनी कम होगी तो दूसरे मामला ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे। और उसके ऊपर ये है कि ये जो AI की बेस के ऊपर नोटिस देंगे, इनके ऊपर इनको वर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो उनके से जो है वो एक्सपीरियंस से हमें फ़ायदा लेना चाहिए और इसका एक आम बिजनेसमैन को ज़रूर फ़ायदा है। सिर्फ पाकिस्तान में अगर किसी को कोई कस्टमर सर्विस पे भी मैसेज करता है ना, वहां से भी अगर कोई फेसलेस रिस्पॉन्स आता है ना, वो रिस्पॉन्स नहीं लेता जब तक वो किसी से बात ना कर ले। तो आपको लगता है सर अगर एक बंदे ने किसी को टैक्स का नोटिस दिया हुआ है और वो कह देता है जी कि आपका 4 लाख का कम टैक्स है, लेट्स सपोज सैलरी इंडिविजुअल पे, तो वो सुकून से बैठेगा? इंटरेक्शन आप कैसे कट कर सकते हैं? नहीं सर, देखें हमारा जो पराल के जद्दे अमजद, मैं अब्दुल्ला यूसुफ साहब को कहता हूँ, वो इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में लाए थे। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि यूरोप में कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पर इंटीग्रेशन इस लेवल पे जा चुकी है, जिसको बेसिकली उन्होंने आइडियलाइज किया था कि साल खत्म होने के बाद आपकी इनकम टैक्स रिटर्न बना के उनका जो टैक्स का अदाला है वो आपको भिजवा देता है कि ये आपकी टैक्स रिटर्न हमने बना लिया है, सारा डाटा जो हमारे पास इकट्ठा हुआ है, अगर कोई हमसे गलती हुई है तो आप बता दें। तो ये बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को लेके ये पराल का सारा सेटअप बनाया गया था कि हम अल्टीमेटली सारा डाटा कलेक्शन वहाँ तक कर लें। वो दैट इज़ अ
कहते हैं ना फेसलेस सिस्टम और इंटीग्रेटेड सिस्टम, दैट इज द थिंग। सर आपने कितनी अच्छी बात की है। पता है यहाँ उल्टा होता होगा, उन्होंने कहा होगा ये हमने टैक्स आप पे ये पैसे ठोक दिए, कोई सेटिंग करनी है तो बता दे। नहीं, फारूक साहब की मौजूदगी में हम इस तरह की गुफ्तगू तो नहीं कर सकते, लेकिन देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए, ये अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। फारूक साहब आपके कहने पे हम अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू जी। क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये गेम चेंजर होगा। गेम चेंजर होगा। ये देखें, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इसकी बेस के ऊपर आप पुराने लॉ के ऊपर जो असेसमेंट होती थी, ये पुराने लॉ की तरफ अपने आप को डिवर्ट करेंगे, क्योंकि एआई ने तो ये नहीं देखना, एआई ने तो हर बंदे की रिटर्न का डाटा उठाना है और उसकी बेस के ऊपर उसके ऊपर अपने जो भी चेक एंड बैलेंस लगा के उसकी वर्किंग करके उसको दे देनी है। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनसे लिया, टैक्स के नेट में लेके आके उससे अच्छा टैक्स ले लीजिए। क्योंकि देखें, एक ऑफिसर की कैपेसिटी है कि उसके पास एक कमिश्नर है यहाँ पे, उसके पास कोई 12,000 अगर टैक्स पेयर उसकी जुरिडिक्शन में आते हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो हर रिटर्न का टैक्स ऑडिट कर सके और उसके ऊपर अपने नोटिस करके उसको कंक्लूड कर सके। तो ये स्टेप अच्छा। और साहब इसमें एक रिस्क भी है कि जैसे कुछ साल पहले तक हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है वो हमारी बैंक स्टेटमेंट उठाता था, उसमें जितने क्रेडिट है उसको टोटल करता था और हमारी डीम्ड इनकम कंसिडर करते हुए टैक्स लगा देता था और कहता था प्रूव करें। अगर एआई ने भी यही किया कि उसने बैंक से हमारा डाटा उठाया और जितने क्रेडिट्स हैं, चाहे वो बाउंस चेक की वजह से, एक चेक मैंने 10 दफ़ा बाउंस करवाया उसी की वजह से क्रेडिट आए हुए हैं, तो अगर उसने वही काम किया एआई ने भी और तमाम क्रेडिट्स को उठाया और ऐड करके कह दिया कि ये हमारी तरफ से डीम्ड इनकम है, इसको साबित करोगे, हम इसको इनकम क्यों ना कहें। सब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट एंट्रीज के ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है कि क्रेडिट एंट्रीज मेयरली डिपॉजिटिंग द अमाउंट इनटू द बैंक अकाउंट इनकम नहीं होती, उसको स्टैब्लिश करना पड़ता है। लेकिन ये कि ये देखें, ये जो फेसलेस स्कीम ये लेके आए हैं, ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन के अंदर या 1 साल के अंदर फुली इंप्लीमेंट हो जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग अगर एज ए टैक्स पेयर भी सपोर्ट इसको करें, नोटिस का टाइमली रिप्लाई दें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत अच्छा जो है स्टेप है और इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा और उससे जो एक टैक्स पेयर का टाइम भी बचे। देखें, एक हेयरिंग के लिए फ़र्ज़ करें मेरा एक क्लाइंट है, उसकी कराची हेयरिंग करनी है, तो ज़ाहिर उसकी कास्ट उसको बेयर करनी पड़ती है, तो उसके ऊपर उन्होंने ये ऐसा नहीं है कि एआई हर डाटे को उठा के करेगा, जो चेक एंड बैलेंस ये पीछे उसके सॉफ्टवेयर में डेवलप करेंगे, उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो आपने देखा होगा कि इसी बजट के अंदर ये इन्होंने अमेंडमेंट भी की है कि इस फॉर्मेट के ऊपर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए ताकि वो सॉफ्टवेयर उसको फैच कर सके। अच्छा हैदर भाई, ये जो फेसलेस सिस्टम की बात हो रही है ना, तो जब इंपोर्ट करते हैं ना आप, तो इंपोर्ट की एक असेसमेंट होती है, वहाँ पे ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं फेसलेस सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह की बहुत ज़्यादा वो सेटिंगों वाला एलिमेंट होता था, तो वहाँ पे भी अब ये फेसलेस सिस्टम उन्होंने काफ़ी अर्से से चलाया, हो सकता है वहाँ सक्सेसफुल रहा है, जब भी उन्होंने फिर सोचा। अल्लाह करे सर, हम तो ये करेंगे, बिल्कुल ठीक है सर। चलते हैं सेक्शन 154B डिवीजन 3AB फर्स्ट शेड्यूल में बता दिया उन्होंने कि सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर पे इनकम पे 5% विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा, जिसमें यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब की मोनेटाइजेशन जो है वो शामिल है और ये डिडक्ट हो जाएगा जिस वक्त पेमेंट आपको सोशल मीडिया चैनल से बैंक में आएगी और बैंक से आपके अकाउंट में जा रही होगी, तो बैंक इसको जो है ना विदहोल्ड कर रहा होगा। और ये हैदर साहब, इसमें मैं थोड़ी सी आपको और ऐड कर दूं अपने नाजरीन के लिए कि ये बेसिकली उन्होंने, आपने देखा कि जो सेक्शन 154 है ये एक्सपोर्ट को डील करता है, 154 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को डील करता है, 154 ये जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को डील करता है और इसी तरह ये जो डिजिटल का भी इन्होंने यूट्यूबर वगैरह को लेके आए, तो इसमें जो विद होल्डिंग एजेंट होगा आपका कि जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा उस वक्त बैंक आपको डिडक्ट करके रिमिट कर। अच्छा, तो बस हमारा सवाल ये है कि उसको बस पता कैसे चलेगा कि पेमेंट जो है। यार को ना एक मुझे लगता है कि एक अलग विंग बनाना चाहिए, कुछ लोग वो बैठ के ये एनालाइज करें कि यार पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के कितने सब्सक्राइबर हैं, किसके, इस सब्सक्राइबर की बेस पे बहुत से ऐसे टूल्स आते हैं कि जो आपकी जो इनकम है ना वो एस्टिमेट करके बता देते हैं, तो वो एस्टिमेशन निकालें और उन यूट्यूबर्स के पास पहुंच जाएंगे, भाई ये हमारी एस्टिमेशन है। वो जो सर ने जैसे बताया ना कि वो आपके रिटर्न्स आपके घर पे भेज देते हैं, तो वो भेज दें हमारी एस्टिमेशन के हिसाब से इतना टैक्स बनता है, आपने कितना जमा कराया वो हमें बता दें। बस खुदारा इसके पॉलिसी में एक्सपर्ट्स को बिठाएं जो समझते हो इन चीज़ों के बजाय इसके। अभी वो पिछले दिनों उन्होंने कोई लगा दिया था 50,000 जिनके सब्सक्राइबर है, उसकी उतनी इनकम नहीं बन रही थी जितना उसमें टैक्स लगा दिया था। तो खुदारा जो है ना एक्सपर्ट्स को बिठाएं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। साहब ये एडजस्टेबल टैक्स है 5%, ये विद होल्डिंग टैक्स है? नहीं, ये फाइनल है, फुल एंड फाइनल में चला गया, एडजस्ट भी नहीं हो सकता फिर गए। अच्छा सर, चलते हैं आगे। सेक्शन 153(1)B डिवीजन 3 में इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नाउ 15% से उन पे विदहोल्ड होगा, इससे पहले 6% था और अब वो 15%। इसमें कौन कौन है? इसमें लॉयर है सर आप? नहीं, इसमें इस तरह है कि देखें, ये पहले जो ये क्लास थी, इस क्लास के अंदर एवरी काइंड की जो सर्विसेज थी वो 15% में इन्वॉल्व करती थी। अब उन्होंने ये कहा कि इसमें से जो स्पेशलाइज सेक्टर हैं जैसे डॉक्टर हो गए, एडवोकेट्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इनको जो है वो 15% ही लगेगा, जो इसके अलावा है उन पे 14% लगेगा। लेकिन यहाँ पे 1% रेट कम किया और जो स्पेसिफाइड सर्विसेज थी कुछ सेक्टर की थी, उनका रेट 6 से बढ़ा के 7 कर।
जी ऐसे ही है सर। अच्छा इसके अंदर सर लॉयर्स उन्होंने ये कहा कि जो लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, ये अर्निंग बड़ी ज्यादा करते हैं, तो उनमें इनके 15% ऊपर टैक्स का रेट ज्यादा होना हम पे चाहिए। फिर 15% तीनों में 15%। कैसे लगेगा सर, ये तरीका बता दें हमें। अच्छा ये वो है कि जो डोमेस्टिकली क्लाइंट को आप इनवॉइस करेंगे उस पे 15% है। जो आप लोकली रेंडर्ड सर्विसेज सही, 153 लोकली रेंड। सर वकीलों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। चलते हैं आगे सर। न्यू थर्ड शेड्यूल सेल्स टैक्स एक्ट 21 कैटेगरीज इसके अंदर ऐड है, जिसमें स्टैंडर्ड 18% सेल्स टैक्स है। नाउ अप्लाइज टू मेनी डायरेक्ट टू कस्टमर प्रोडक्ट कैटेगरीज में 21 न्यू कैटेगरीज ऑफ रिटेल पैक गुड्स जो है इसके अंदर हमने अभी डिस्कस किया थर्ड स्केड्यूल। जी, exactly, इसमें लेकिन इन्होंने- इसके अंदर देखें, अभी तो हम सिर्फ इन आइटम्स को देख रहे हैं, जैसे मैंने नाजरीन को पहले भी बताया कि इसके अंदर उन्होंने एक प्रोवाइजो डाला है। प्रोवाइजो ये है कि अगर इंपोर्टेड के ऊपर आपका जो भी 18 से बड़ा सेल टैक्स होगा, आपने एज इट इज ही वो जो ग्रेटर देन टैक्स आपको चार्ज किया होगा वो कस्टमर को चार्ज जो कि करना, 25% जो 25%। सर ये सबसे ज्यादा कहा यह जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा कॉस्ट प्रेशर पड़ेगा। अच्छा इसके अंदर से कौन कौन सी कैटेगरी ऐड हुई? इसमें फुटवेयर है, कॉस्मेटिक्स है, टॉयलेटरीज हैं, डेयरी एंड इन्फेंट प्रिपरेशंस हैं, बैग्स हैं, वॉलेट्स हैं, लगेज बैग्स हैं, प्लास्टिक हाउस होल्ड गुड्स हैं, किचन वेयर है, ऑटोमेटिव एसेसरीज हैं, टिश्यू पेपर है, बाथरूम सैनिटरी वेयर है। ये सारी की सारी उठा के इन्होंने इस कैटेगरी में डाल अच्छा, दिया। इसमें मैं एक चीज़ और, जैसे हमारी डिस्कशन हो रही थी, मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे एफएमसी प्रोडक्ट। बेसिकली उन्होंने एफएमसी प्रोडक्ट की डेफिनेशन को डिलीट कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ये जो सेक्टर की चीज़ों को लेके आए हैं तो वो ज़ाहिर एफएमसी में तो फॉल नहीं करती थी, तो अगर वो डेफिनेशन होती तो ये कंट्राडिक्शन होती। अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप देखेंगे तो ये फुटवेयर ऑल टाइप्स इन्होंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, लेकिन अगर आप अपना 8 स्केजुअल की क्लास 23 जाके देखेंगे, वहाँ भी फुटवेयर है, सेकंड हैंड फुटवेयर है, और वहाँ रिड्यूस रेट है। ये कंट्राडिक्शन है। अब इसके ऊपर फिनांस एक्ट के वक्त क्या एफपीआर करता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, या बाद में नोटिफिकेशन आता है, तो वो जो सेकंड हैंड अपना फुटवेयर है उसके ऊपर 5% है। अच्छा, तो अब लोगों ने अगर बेनिफिट लेना हुआ तो वो जो सेकंड हैंड फुटवेयर में भी जाके बेनिफिट। अच्छा फारूक साहब, मैं ना यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एफबीआर का कि उन्होंने एक कैटेगरी मिस कर दी, अपैरल की, भूल गए होंगे मेरे ख्याल में, वो नहीं डली यहाँ पे। ऐसा नहीं है। देखें ये जो नॉर्मली कमेटी बनी है, बेसिकली इंसान है, एरर हो सकती है, क्योंकि ये इट इज़ नॉट इजी टास्क के आप IMF के अम्ब्रेले के अंदर रहते हुए ये बजट बनाएं। आपको पता है, और ज़ाहिर है ये चीज़ें वगैरह जब एक्ट आएगा उसके बाद क्लैरिफिकेशन आएगी तो उसके बाद ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है ना वो ये कि जैसे फॉर ऑनलाइन सेलर्स इन फैशन, ब्यूटी, बेबी प्रोडक्ट्स एंड होम गुड्स, जो दराज पे अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टोर्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। ये इनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्राइसिंग का प्रेशर आने वाला है, जिस तरह अभी हमने शुरू में बात हाँ जी, की ऐसे कि ये जो ई-कॉमर्स स्टोर स्टैंड अलोन, अभी देखना सर अगर कैटेगरीज देखें ना तो कॉस्मेटिक, बेबी प्रोडक्ट्स और ये शूज़ की, ये इस वक्त ऐसी कैटेगरीज थी जिसमें कंपटीशन कम था, रिस्पॉन्स ज़्यादा थे और लोग धड़ाधड़ इसकी तरफ आ रहे थे, और दराज पे भी टॉप सेलिंग कैटेगरीज कंसिडर होती है। इन पे इस किस्म का प्रेशर लगाना था क्या पहले कि सप्लाई चेन में आप अगर किसी एक एंड पे ये जो है ना टैक्स लगा रहे थे, अब उन्होंने कहा उस पूरे सप्लाई चेन में जो सबसे आखिर वाला है, यानी कि सेलिंग, मतलब अगर 3 हिस्सों में भी आया, आखिर में जो सेल हो रहा है ना वो वाला आपने विदहोल्ड कर लेना है, और ये मतलब पहले ही विदहोल्ड कर लेना है। तो ये सर मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा, बाकी सबसे ज़्यादा रेड में मैं कहूँगा कि ये है। अच्छा हैदर साहब, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहें, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपोर्टर को इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो फैसिलिटी दी, क्योंकि पहले उनका 1% होता था टैक्स और उसके बाद 1% एडवांस टैक्स देते थे। तो मैं नाजरीन के लिए उनकी जो है वो और क्लैरिफिकेशन के लिए ये बता दूं कि एक्चुअली जब ये अमेंडमेंट की तो लॉ मेकर ने ये नहीं देखा कि एक सेक्शन 113 भी, वो 113 के तहत रेट है 1.25%, क्योंकि जब ये एक्सपोर्टर को नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेके आ गए तो उनके ऊपर 154 का ये जो 1% कटा था ये मिनिमम था, टर्नओवर के ऊपर 113 का लगना था, वो 1.25% वो भी मिनिमम था, और ये एडवांस टैक्स जो था ये दोनों के अगेंस्ट इन्होंने सेट ऑफ करना था। बेसिकली जो रिलीफ मिला इस एक्सपोर्टर को वो सिर्फ रिलीफ मिला 0.75% कि वो भी जो है आपका अपना एडवांस टैक्स है वो इन्होंने रिड्यूस किया। बेसिकली ये कंट्राडिक्शन थी बिटवीन सेक्शन 154 और 113। एक से थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल का रिलीफ भी होगा, नहीं देखें, होल्डिंग कम हो जाएगा तो ठीक है, मिनिमम देना है एंड पर जाकर। नहीं देखें, अपना मेरी जब ये अमेंडमेंट आई थी पिछले सालों में, तो मेरी उस वक्त भी गवर्नमेंट से यही सजेशन थी कि देखें हमारी इकॉनमी जो है ट्रेड डेफिसिट में होने की वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है। आज अगर हम देखें तो हम ज़्यादातर इंपोर्ट चीज़ों के ऊपर इन्हासार कर रहे हैं, वेयर एज हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल कम है। तो अगर आप एक ही सेक्टर जो था जब से पाकिस्तान बना और इसको आपने फाइनल के अंदर रखा, अगर आप उसको अपने फ़ायदे के लिए जो है वो लेके आ जाएंगे नॉर्मल के अंदर, तो ये जाती है। वो लोग तो आपको जो है वो बाहर से रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। इसी तरह ये जो भी हम डिस्कस कर रहे थे अपना IT सर्विसेज की, देखें ये जब क्लास एक होती थी 133 133 क्लास थी सेकंड स्केड्यूल के अंदर, उसके अंदर इनकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती,
सिर्फ उसके अंदर कंडीशन लगी थी फाइनेंस एक्ट 2016 में या 15 में कि आपने टोटल रेवेन्यू का 80% बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान में लेके आना है। तो इन्होंने क्या किया कि अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ है, आपका पास सर्टिफिकेट है, तो आप 0.25 लगाएंगे, अगर नहीं है तो 1%। मैं ये समझता हूँ कि इनको भी रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि हमारी इकॉनमी बूस्टअप उस वक्त करेगी, इन्फ्लेशन उस वक्त कम होगी जब तक ट्रेड डेफिसिट को हम कवर नहीं करें। और साहब इसमें ना बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी मेरा एक छोटा सा एनालिसिस है कि जितनी भी हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है ना, जब तक वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन में थे उनके फाइनेंशियल्स उठा के देख लें, सारे माशाल्लाह बड़े अच्छे प्रॉफिट्स और सब कुछ अर्न कर रहे थे। जिस साल से नॉर्मल टैक्स रजीम में आए हैं, और तो वो आप पिछले 5 साल और अगले 3 साल का जरा तीसरा साल है मेरा ख्याल है, तो इनके फाइनेंशियल्स रिव्यू करके देख लें, मेरा ख्याल है बहुत कम ही रह गए हैं जो प्रॉफिट में है। बाकी सब ने मेजोरिटी ने जो ना यहाँ प्रॉफिट्स बहुत कम शो किए हैं, यहाँ लॉसेस में चले गए हैं। तो वो प्रेजेंटिव की वजह से वो जो एक रेवेन्यू कलेक्शन थी ना, जो कम हो गई है, जो नॉर्मल में लाके रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, वो शायद रिवर्स कर आतिफ साहब, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा। देखें, जब आप फाइनल टैक्सेशन में होते हैं ना, तो आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखना। आपने अपने फाइनेंशियल को उस पैरामीटर पे नहीं बनाना कि आपका जो है असेसिंग ऑफिसर उसको ऑडिट कर सके, ये चीज़ें कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इस अमेंडमेंट से अब ये तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही बता सकता है कि पहले हमें एक्सपोर्ट में कितना पैसा आ रहा था, अब कितना आ रहा है, या हमारी एक्सपोर्ट की जो अपना फॉरेन रसीट है उससे पता चल सकता है। लेकिन जो डूइंग कास्ट ऑफ बिजनेस है उस एक्सपोर्टर की, वो बड़ी है, जिसकी वजह से देखें, आप भी एक ग्रुप के साथ काम करते हैं, कोई भी बिजनेसमैन अपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करता। उसने वो वाला जो एलिमेंट है वो हर सूरत पे अर्न करना है। वो कास्ट कटिंग करेगा अपनी क्वालिटी के ऊपर, वो कास्ट कटिंग करेगा अपने स्टाफ के ऊपर, वो एक पर्सन से 2-2, 3-3 काम लेगा। तो उसकी वजह से फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट को ये वाला जो सेक्टर है इसको ज़रूर एक्सपोर्ट को फाइनल में रखना है। गुफ्तगू थोड़ी शकील हो गई है, दोबारा लाइट मोड में लेके जाते हैं। जहांगीर भाई ने शुरू में जो है ना वो हाईलाइट किया था कि बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने पर जो 2.5 लाख रुपया 3.5 लाख से 3.5 लाख रुपया टैक्स था, उसको कम करके गवर्नमेंट ने 50 कर दिया है। यानी कि 300 सीटों वाले जहाज़ में जो 20 सीटों वाले लोग थे, जो कि मतलब है कि अफोर्डिंग लोग थे, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते थे, ऑलरेडी 2 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल टिकट पे करते थे, उनसे अगर 3.5 लाख रुपया टैक्स लेने का इरादा किया था गवर्नमेंट ने पिछले साल, तो वो इरादा वापस लेके 50,000 रुपये कर दिया। नहीं, अपना आतिफ साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ कि ये एयरलाइन क्या करती थी कि इनकी ये बिज़नेस क्लास की जितनी सीटें होती थी मोर देन 80% खाली होती थी। अब आप जहाज़ के अंदर गए, इकॉनमी में जाके बैठ गए, इन्होंने एक आपको फैसिलिटी देनी है कि सर आप अभी हमें इतने डॉलर दे दें, इतने पाक रुपीस दे दें, हम आपका स्टेटस अपग्रेड करें। अब वो जो वहाँ पे अपग्रेड होना है, वहाँ पे तो टैक्स कोई नहीं था, वो तो मिसयूज हो रही थी। मतलब है कि जो तो फिर ये टैक्स ना कम करते क्या फर्क पड़ रहा था? 50,000 3.5 लाख चढ़े। बेसिकली उन्होंने ये देखा, देखें जब कोई बजट ये बनाते हैं तो ये रेवेन्यू कलेक्शन को देखते हैं। उन्होंने ये देखा होगा कि अगर हम इसका रेट ये वाला कम कर देते हैं तो जो लोग ड्यू टू सर्टन डिफरेंस की वजह से बिजनेस क्लास नहीं लेते वो लेंगे, तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने बायर और सेलर टैक्स कम किया, आज से कुछ साल पहले बड़ा फ्लोरिश थी प्रॉपर्टी, ऊपर 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 एक प्लाट ही ऊपर 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 जाता था, प्लाट वही होता था, ठीक है ना, और वो 100 से स्टार्ट होकर तो 300 टाइम चला जाता था ऊपर। तो अभी ये जो कम किया टैक्सेस, इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा अभी प्रॉपर्टी पे आने वाले दिनों में? इसको पहले डिस्कस करने से पहले आदिल साहब, आपकी इजाज़त से मैं एक चीज़ बताऊं कि अभी 31 जून 2026 तक जो आज का लॉ है उसके अंदर एक फाइलर है, एक नॉन फाइलर है और एक लेट फाइलर। अब बेसिकली इन्होंने क्या किया, अब ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे एक बंदा 3 कैटेगरी में हो सकता है कि अगर मैं टाइमली काम कर दूं तो मैं फाइलर हूँ, अगर मैं नहीं कर रहा तो नॉन फाइलर हूँ, अगर मैं कुछ कंडीशन के साथ कर दूं तो मैं लेट फाइलर हूँ। तो इन्होंने ये देखा कि ये तो हमारी पूरे इकॉनमी के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है ना लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो इन्होंने पीनलाइज़ किया कि अगर आपने नॉन फाइलर है और फाइलर होना चाह रहे हैं तो आप इतनी पेनल्टी दे देंगे, और वो पेनल्टी बड़ी ह्यूज है। देखिए, कंपनी के केस के अंदर आप 1 लाख रुपया रख लें, आप एओपी में 75,000, एक इंडिविजुअल के केस के अंदर आप 25,000 कर दें, एओपी में 50,000 कर दें, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें बहुत सारे टेक्निकल इशू भी हो सकते हैं। एक बंदा पाकिस्तान में नहीं है, आपका आईआरएस नहीं चल रहा, तो उसकी वजह से अगर उसकी रिटर्न नहीं जमा हुई और अगर वो दूसरे दिन जाके करवाएगा तो आप एक पेनल्टी, देखिए जो पेनल्टी है इसके अंदर जो लॉ है ना वो रेवेन्यू जनरेटिंग इसका, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट का एक जो है ना वो तीरा बन चुका है कि जी हो सकता है पेनल्टियाँ लगा के जो है ना हमें रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो दूसरी आपने जो बात की कि इन्होंने रेट कम किए, ज़ाहिर है वो जो अगर आप सेलर की कंडीशन पे जाएंगे तो आई थिंक 0.75% इन्होंने किया है और परचेज़र के लिए 1.5% किया है। तो इससे ये वाली इंडस्ट्री तो बढ़ेगी, इसके अंदर लोग इन्वेस्ट करेगा, सारी चीज़ें करेंगी। लेकिन मुझे सिर्फ इस गवर्नमेंट की इस पूरी पॉलिसी पे एक क्वेश्चन है कि आया कि इसका किसी गरीब को फ़ायदा है? आप इतनी रेवेन्यू कलेक्शन इसमें कम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए इसको किया कि जो लोग अपना पैसा रियल एस्टेट से निकाल के
कहीं और या लेके तो उन्होंने फॉरेन करेंसी गोल्ड में या स्टॉक एक्सचेंज में या बाहर, अब उसको दोबारा री इन्वेस्ट करना लेकिन चाहिए। इसका आम आदमी को तो मेरे ख्याल में नुकसान ही है, जिसने घर बनाना है, जिसने कोई प्लॉट रहने के लिए लेना है, तो उसकी पहुंच से दूर होता जाएगा। से दूर होता जाएगा, ज़ाहिर है प्राइसेस बढ़ेंगी। बढ़ेंगी। जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो अब हमारे मुल्क के अंदर आपने देखा होगा कि जो पैसा कमाता है ना मैन्युफैक्चरर कमाता है, पैसा कमाता है इन्वेस्टर, जो होलसेलर है, जो ट्रेडर है, बेसिकली उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि पैसा इन्वेस्ट करता है और फिर उस वक्त का इंतजार करता है जब मार्केट के अंदर प्राइसेस हाई हों और वो उस वक्त बेचे। बिल्कुल। चलें सर आगे चलते हैं। तो IT एंड फ्रीलांस एक्सपोर्ट जो है टैक्स रजीम वो 3 साल के लिए एक्सटेंड होगी, जिस तरह हमने बताया था कि 0.25% सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा तमाम इनवॉइसेस पे जो आप अब्रॉड क्लाइंट्स को दे रहे होंगे, और पाशा रजिस्टर्ड जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज एजेंसीज फ्रीलांसर्स होंगे वो ये फ़ायदा 0.25 उठा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ बता दी जाए कि सोशल मीडिया वाले जो है, मेरी बात है वो भी तो अब्रॉड से ही ले रहे हैं ना, वो नहीं है, वो 5% ही उस पर टैक्स चलेगा। अच्छा सर, इसके अलावा जो अभी आतिफ साहब ने बताया था कि 2% जो है आप एडजस्ट करवा सकते हैं उन ई-कॉमर्स स्टोर्स के लिए जिनका एक साल में टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है। बेचारे गरीब को तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो ऑलरेडी टियर 1 वाले इससे पहले भी करवा रहे थे, वो ऑलरेडी करवा रहे थे, तो यानी कि किसी छोटा जो है ना वो उसको बेनिफिट नहीं है जो छोटा ऑनलाइन का बिजनेस करता है। तो इसका सर कोई बेनिफिट हमें हमारी सूरत पे जो है ना नजर नहीं आ रहा। अच्छा सर, एडवांस टैक्स ऑन फॉरेन कार्ड पेमेंट्स जो कि 5% था पहले, वो अब हो गया 0.5%। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कॉस्ट थी क्लाउड होस्टिंग की, सैस सब्सक्रिप्शन की, AI टूल्स की, एड स्पेंडिंग की, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस की, वो सारी की सारी अब आपको सिर्फ 0.5%, गो के उसके अंदर और बहुत सारे टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, लेकिन जो पहले 5% था वो 0.5% हो गया है। अच्छा, न्यू क्लॉज 43F के मुताबिक स्टार्टअप एग्जाम्प्ट हो गए हैं सर सेक्शन 153 विद होल्डिंग से। अब स्टार्टअप क्या है जी? वो ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो कि IT टेक रिलेटेड जो है वो स्टार्ट हुए हैं, वो विद होल्डिंग टैक्स जो है डिडक्ट हो रहा था क्लाइंट से अंडर सेक्शन 153। अब वो पूरी इनवॉइस की वैल्यू पे अप फ्रंट ले सकते हैं, बजाय इसके कि वो पहले मंथ्स ऑफ रिफंड इज कैश फ्लो फंसाना और इसमें वो फंसे हुए थे। तो स्टार्टअप जो है वो एग्जाम्प्ट हो गए 153 से। नहीं, ये अच्छा है अपना हैदर साहब, ये अच्छा किताब है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि अगर आप किसी को फैसिलिटी देंगे तो उतना ही रेवेन्यू वो जनरेट करेगा। इसी तरह इन्होंने 153 के अंदर विद होल्डिंग एजेंट में भी आई थिंक 100 मिलियन से जिनका टर्नओवर 200 मिलियन होगा वो प्रेस्क्राइब्ड पर्सन होंगे। तो इस तरह का जब बिजनेसमैन को आप एक बेनिफिट देंगे तो उसका अल्टीमेटली इकोनॉमी में फ़ायदा होता है। फारूक साहब, लेकिन इसमें एक चेंज मैं देख रहा था कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी होल्डिंग एजेंट बना दिया गया है, तो क्या इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल है वो भी होल्डिंग एजेंट होगा, और अगर वो बाइंग कर रहा है और तो एडिशनल सेल टैक्स भी चार्ज करेगा किसी अनरजिस्टर्ड से, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ये देखें कि सेल टैक्स के अंदर जो विद होल्डिंग का 11 स्केड्यूल है उसके अंदर बेसिकली पहले ये था कि आपकी कंपनीज जो थी वो विद होल्डिंग एजेंट थी, सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन की बात हो रही है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि इंडिविजुअल और AOP अगर वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं तो उन्होंने भी 5% जो है ना वो टैक्स काटना। ठीक हो गया। इंडिविजुअल्स आप समझते हैं कि इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे? वो इंडिविजुअल छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं वो क्या विद होल्डिंग एजेंट का रोल प्ले कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, जिस तरह गवर्नमेंट इसको फोर्स नहीं, कर रही असल में जो मैं इसके ऊपर समझता हूँ कि लोग ट्रांजैक्शन को जनरेट ऐसे करते थे, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ये अमेंडमेंट लेके आने की, कि आप क्या करते थे, अनरजिस्टर्ड माल अपना सप्लाई करता था रजिस्टर्ड AOP को या इंडिविजुअल को, ज़ाहिर है वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं था तो उसका टैक्स नहीं काटते थे। आगे वो जो रजिस्टर्ड AOP और इंडिविजुअल है वो आगे सब्सिक्वेंटली सप्लाई कर देता था किसको, कंपनी को, तो कंपनी जब रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करेगी तो विद होल्डिंग नहीं। तो इसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने ये सोचा होगा कि जो हम एक स्कोप विद होल्डिंग कंपनी पे लेके आए हुए हैं उसकी वजह से वो अनरजिस्टर्ड तो फिर भी हमारे रडार से बच रहा है कि टैक्स नहीं उसको चार्ज हो रहा है। बेसिकली इसके पीछे इस एंगल से ये एक अच्छा इकदाम यानी कि है। एक लूप होल था जिसको क्लोज किया। हाँ जी, एक लूप होल था जिसको उन्होंने किया। सर AOP जरा नाजरीन को बताइएगा कि किसको हम कहते हैं। हाँ देखें, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 2017 में मैं हैदर साहब जब आपने ये क्वेश्चन किया तो इसके साथ ही LLP आ रहा होगा, लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप है। तो बेसिकली 2017 में एक लॉ आया जिसके तहत लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनी। ये उन लोगों के लिए थी जो 1932 में अपनी AOP रजिस्टर नहीं करवा सकते थे, जैसे प्रोफेशनल अपनी कंपनी नहीं बना सकते थे, तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, एडवोकेट्स थे और इस तरह जो और प्रोफेशनल थे। तो उस वक्त जब ये लॉ आया, मैं भी जिस फर्म का पार्टनर हूँ वो भी LLP, तो मैंने जब ये LLP बनाई तो मैंने बोर्ड से क्लैरिफिकेशन ली। अगर आप सेक्शन 80 पढ़ें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का तो उसमें लिखा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूट अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। तो ये ज़ाहिर एक लॉ था 2017 का, तो ये कंपनी जो LLP थी ये कंपनी की डेफिनेशन में आती थी। अब लेकिन इन्होंने जो है इनको ख्याल आया कि ये
हमने तो इसको इसलिए दिया था कि ये लोग जो एओपी कंपनी नहीं बना सकते उनको हमने फैसिलिटेट करने के लिए किया था, तो उसको फिर अब उन्होंने इस क्लैरिफिकेशन के तहत जो ना क्लियर किया। लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक और चीज़ भी क्लैरिफाई की कि देखें एओपी की जो टैक्सेशन होती है, एओपी अलहदा टैक्सेशन देती है, अगर उसके मेंबर्स को वो पैसा मिलता है तो वो जस्ट फॉर द रेट पर्पस के लिए इनकम ऐड होती थी और उसकी वजह से उतना ही उसे क्रेडिट मिल जाता था। लेकिन अभी जो एक अमेंडमेंट आई उसके अंदर उन्होंने कहा, क्लैरिफिकेशन दी कि अगर एओपी की इनकम एग्जाम्प्ट है तो पार्टनर के हाथ में वो इनकम जो होगी एग्जाम्प्ट नहीं होगी, वो टैक्स देगी। अच्छा, मैं इस जो है वो अपना ये जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है इसके ऊपर भी कंट्राडिक्शन है, क्योंकि जो मेन स्टैचू है सेक्शन 82 और 92 उसके अंदर अभी तक क्लैरिफिकेशन, वहाँ भी इनको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ये लगता है नॉर्मली कमेटी इसको देखेगी और इसकी चीज़ सेक्शन 92 में मेरे ख्याल में पार्टनर की इनकम जनरल एग्जाम्पल। हाँ जी। अच्छा सर, वेंचर कैपिटल फंड क्लॉज 57(2) में गेट टैक्स पास थ्रू ट्रीटमेंट, यानी कि वीसी फंड्स अगर इन्वेस्ट होते थे पहले पाकिस्तान में तो स्टार्टअप्स आर नो लॉन्गर टैक्स एट द फंडिंग लेवल। तो ये मेरे ख्याल एक अच्छी चीज़ है कि टैक्स अप्लाइज ओनली व्हेन इन्वेस्टर रियलाइज द रिटर्न्स। दिस लाइन्स पाकिस्तान वीसी स्ट्रक्चर विद इंटरनेशनल नॉर्म्स, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर फिर हम चले जाएं सर, एक जो बुरी चीज़ हुई है वो ये है कि कार्बन लेवी फ्यूल के अंदर उन्होंने डबल कर दिया है, जिसका इनडायरेक्टली जो कॉस्ट है वो ई कॉमर्स लॉजिस्टिक पे भी बहुत ज़्यादा आएगा। ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ने की वजह से वो एक अलहदा मसले मसाइल का शिकार है, इसमें से पेमेंट्स भी नहीं कर रहे और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो 2.5 रुपये से 5 रुपये पर लीटर कर दिया गया है, तो ये एक किस्म का ना, मैं तो कहूँगा ई कॉमर्स पे इंडायरेक्ट टैक्स ही है। अगर इसको गवर्नमेंट अगर सही तरीके से देखे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सर एक और जो अच्छी चीज़ है जो आप अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि एफबीआर जो है वो कह रहे हैं कि इट्स गोज डिजिटल टू, फेसलेस ऑडिट्स होंगे, बैंक्स डाटा एंड एआई सेटलमेंट्स होंगी। यानी कि पहले ये होता है कि वो बैंक से मांगते थे, अब बैंक्स ऑटोमेटिकली आपकी लेट्स सपोज अगर 100 मिलियन की 6 महीने के अंदर पीरियड में आपके ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो बैंक ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपका एफबीआर के साथ डाटा शेयर कर देगा, जिसके अंदर सारी ओपनिंग, क्लोजिंग, बैलेंसिंग, पी क्रेडिट, टोटल क्रेडिट्स वगैरह सारे आ रहे होंगे। तो सर ये चीज़ अच्छी है या बुरी है? नहीं, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि अगर ये फुली इन्फोर्स हो जाए और एआई इसको 100% सपोर्ट करे तो ये टैक्स पेयर के लिए और रेवेन्यू जनरेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदामंद। सही, तो नेशनल फेसलेस सेंटर सेक्शन 227D में ये बना दिया गया है। फेसलेस ऑडिट्स होंगे, असेसमेंट्स होंगे सेक्शन 122E, फेसलेस अपील्स होंगी सेक्शन 129A, और इस तरीके से जो एल्गोरिदम्स होंगे वो आईरस के ऊपर ही आपको नोटिस आएंगे और 10 दिन का टाइम होगा कि जिसमें आपने जो है ना इसको रिप्लाई करना है। पेनल्टीज सर कहा जा रहा है कि जस्ट गॉट अ लॉट मोर एक्सपेंसिव, 182 पेनल्टीज 4x 20x ज़्यादा करके 25,000 से 1 लाख, और कंपनी डिफॉल्ट अगर देखें तो 40,000 से 5 लाख, प्लस पर्सनल लायबिलिटी फॉर द प्रिंसिपल ऑफिसर, फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना सर बढ़ा दी गई हैं। और अगर इसमें देखें तो सर सेक्टर बाय सेक्टर अगर देख लेते हैं टैक्सेस को जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो ई कॉमर्स सेलर्स और डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेलर्स में प्रोसेसेस में कोई फ़र्क नहीं आया, टैक्सेस में कोई फ़र्क नहीं आया। हाँ, एक 200 मिलियन से ऊपर वाले रिटेलर्स को उन्होंने कहा है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट वो पहले भी कर रहे थे, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई सर ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। और अगर फ्रीलांसर IT एक्सपोर्टर्स को देख लें तो जो लोकल फ्रीलांसर्स थे उनके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा है, जो एक्सपोर्टर यानी कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करें उन पे इम्पैक्ट नहीं आया। कंटेंट क्रिएटर्स को देखें तो 5% गया फुल एंड फाइनल, और आप कहीं एडजस्ट भी नहीं कर सकते। स्टार्टअप्स और वीसी इकोसिस्टम को देखें तो उसमें नो डाउट फंडिंग लेवल के ऊपर टैक्सेशन आ गई है, तो उससे पहले नहीं है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो मेरा ख्याल है कि इस बजट में अगर देखा जाए तो डिजिटल पाकिस्तान कहा तो गया है, लेकिन अगेन जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, ई कॉमर्स पे टैक्सेशन रिलीफ ना मिलना, इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर टैक्सेस लग जाना, IT लोकल जो फ्रीलांसर्स हैं उनके ऊपर टैक्स लग जाना, तो मुझे तो सर डिजिटल पाकिस्तान वाला ख्वाब थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है। आप लोग अपनी राय दे सकते हैं इसके ऊपर। ये आप जो क्वेश्चन आपने किया फेसलेस आने से और ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर बजट कहा जाता है डिजिटल पाकिस्तान को फ़रोग दे रहा है, तो लेकिन जब बजट की चीज़ें देखते हैं कि ई कॉमर्स पे टैक्स कम नहीं हुआ, आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यही है ना सर जो डिजिटल पाकिस्तान को फरोग दे रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे भी टैक्स लग गया, फ्रीलांसर पे भी टैक्स लग गया जो लोकल सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, तो ये मुझे कहाँ से सर डिजिटल पाकिस्तान लगे? मतलब कोई ऐसे एस्पेक्ट्स नजर नहीं आए जिसमें हम डिजिटल पाकिस्तान को इसमें फरोग दे रहे हैं। किसी IT वाले को बख्शा हो, कोई लोकल कर रहा हो या इंटरनेशनल कर रहा हो, कोई इस पर टैक्स रिजीम दे दिया हो या कोई कमी की हो, कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई, या तो सस्टेन रखा है या फिर इंक्रीज़ कर दिया। मतलब सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ और ये हमने केस स्टडी में एग्जांपल्स भी दी हुई है। इसमें एक चीज़ शायद हम मिस कर गए कि ये जो हम इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ वगैरह देते थे, तो आप देखेंगे कि 30 जून से पहले बहुत सारे लोग अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी को मैच्योर करवा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इन्होंने लॉ में अमेंडमेंट की कि अगर आप 1 साल के अंदर मैच्योर करवाएंगे, जो पैसा आपने दिया अगर उसके ऊपर डिफरेंस मार्जिन आपको देता है तो उस पर 10% है, और अगर उसके बाद 1 साल के बाद और 7 साल के अंदर है तो 7.5% है। इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि
आज लोगों को पता चल गया कि ये प्रपोजल आ रही है, और जिन लोगों ने उस पर दी है, आप मेरी आज भी एक दो कंपनी इंश्योरेंस से बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि हमें नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इस पर आई हुई है कि आप हमारी जो है इंश्योरेंस पॉलिसी उसको मैच्योर कर दें। ये वैसे एकदम इतना अच्छा नहीं है, इस पर रेवेन्यू कलेक्शन भी इतनी अच्छी नहीं होनी, इसमें बेसिकली इसको इंश्योरेंस सेक्टर को टारगेट की। अच्छा सर, हमने बहुत वैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात की, लेकिन एक चीज़ है सर, मैं क्योंकि शुरू मेरा पहला सवाल ही आप लोगों से था कि सेंटीमेंट कैसा था। अच्छा, आपको नहीं लगता सर इससे पहले जितने भी बजट आए उसमें जो अफवाहें फैलाई जाती थी वो नज़र भी आती थी, लेकिन इस दफ़ा सर सोलर के ऊपर टैक्स लग रहा है, ईवीज़ के ऊपर टैक्स लग रहा है, फिर जीएसटी 19% हो रहा है, अफवाहें बड़ी थी वो नज़र नहीं आई बजट में, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो क्या इसके ऊपर क्या? लेकिन सोलर की तो मैं एग्जांपल लूँ तो वो तो ब्लैक में बिकना स्टार्ट हो गया, आज सुना है कि मार्केट क्रैश हो गई है। अच्छा, इसमें हैदर साहब मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो सोलर की सिचुएशन थी उसमें मैं भी बड़ा इन्वॉल्व रहा, और मैंने लाहौर जो प्रेस क्लब है वहाँ पे जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन उनकी एसोसिएशन ने इस मैटर को बहुत हाईलाइट किया, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कैंपेन की, और उनका जो मोटिव था वो ये था कि सूरज की रोशनी पे टैक्स नामंजूर, ये उनका जो लोगो था यही बिका। और मैं ये समझता हूँ कि आज भी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको 8 स्केड्यूल में रख के रिड्यूस रेट पे 10% पे रखा हुआ है, ये नहीं रखना चाहिए इनको। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि देखें, ये जो बहुत सारी चीज़ें जिसमें गरीब से टैक्स लिया जाता है और उसको खर्च कहाँ किया जाता है, एक्चुअली इन्होंने अर्ली 90 में जो IPP के साथ मायदे किए हुए हैं, ये सारा बर्डन वो है। IMF के जो आपने देखें कि आपने 10% उनको इंटरेस्ट पे करना है, उसकी वजह से है। और पाकिस्तान में जब तक हम IMF के जो है वो स्कीम से बाहर नहीं निकलेंगे उस वक्त तक ये बजट ऐसा ही आएगा। और ये बजट जो होता है ये गोरख धंधा होता है। आप अगर देखेंगे एज ए टैक्स कंसल्टेंट मैं देखूं तो लोग जहां भी मैं जाता हूं ये कहते हैं जी बहुत अच्छा बजट आया, और उसके ऊपर जो है ना सैलरी वाले को ये रिलीफ मिल गया, उसके बाद जो है वो डीम्ड इनकम जो थी प्लाट 2 थे उस पर रिलीफ मिल गया। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये मुझे कोई 21-22 साल हो गए टैक्स प्रैक्टिस करते हुए, हम हर साल यही सोचते हैं कि हो सकता है अगला साल बजट अच्छा आए, लेकिन ये 22 साल गुजरने के बाद आज तक मैंने कोई ऐसा साल नहीं देखा जो इसमें हम ये कह सकें या पिछला साल ख़राब था ये अच्छा, ऐसा नहीं है। हर आने वाला साल मुश्किल में ही होता है। सही सर, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ जाऊंगा, आप deploys.pk पे जाके ये पूरी देख भी सकते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं फ्रीलांसर की, जो कि लेट्स सपोज अहमद है। अहमद अगर मंथली इनकम उसकी 11,20,000 रुपये है तो 0.25% टैक्स, पहले उस पर 250 रुपये लगता था। मंथली कार्ड स्पेंड ऑन टूल्स अगर वो कर रहा है 42,000, तो एडवांस टैक्स जो उसको कार्ड में देना पड़ता था पहले 2100 रुपये था, जो अब रिड्यूस होकर 210 रुपये हो गया। तो ये एग्जाम्पल क्या है, ये आप पूरी इसको जाके देख सकते हैं। तो 1890 रुपये की उसको सर हो गई है बचत। अगर हम देखें सर इसमें हैदर साहब एक और चीज़ मैं ऐड करूँ, देखिए एक फ्रीलांसर है जो बाहर ही सिर्फ एक्सपोर्ट और सर्विसेज देता है, अब ये वो कार से जो टूल्स वगैरह परचेज करेगा, कुछ चीज़ करेगा, उसका टैक्स डिडक्ट हो गया। अब ये टैक्स 236Y है, ये एडजस्टेबल है, लेकिन उसकी जो इनकम है 154 की वो सारी फाइनल की, आज वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिफंड लेने जाए उसको पता लग नहीं मिलेगा। ये तो ये उनको रिलीफ देना चाहिए कि कुछ इस तरह की चीज़ होनी चाहिए कि अगर वो अपने आप को स्टैब्लिश कर दे तो वो एग्जाम्प्ट होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे रिफंड से याद आई कि अगर ये हमारी शू इंडस्ट्री चली जाती है 3rd स्केड्यूल में, तो जो अदर देन सप्लाई हमारा सेल्स टैक्स कट रहा है वो तो सारा का सारा रिफंड में खड़ा हो जाना है। हाँ जी, ऐसा ही है। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा ये देखें कि अगर आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी तो अल्टीमेटली आप रिफंड ही करेंगे। रिफंड कैसे मिलेगा? रिफंड ज़ाहिर है आज तक तो मिला नहीं सर। नहीं, रिफंड का तो देखें इस मुल्क में बिजनेसमैन के साथ बड़े बड़े हाथ हुए, और एक हाथ 2024 अक्टूबर में हुआ कि एक लॉ अपनी जगह इंटैक्ट है जो कहता है इतने पीरियड में कमिश्नर ने रिफंड को प्रोसेस करना है। एक लेटर आता है बोर्ड की तरफ से कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले जो है ना मेथड के ऊपर हम रिफंड देंगे। एक बंदे ने रिफंड की एप्लीकेशन 1998 में फाइल की हुई है, उसने कभी फॉलो नहीं की। कमिश्नर साहब कहते हैं कि जब तक उसकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं होगी आपकी बारी नहीं आएगी। हम एज ए कंसल्टेंट फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन के पास जाते हैं, वो कहते हैं ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद FBR जो है वो चला जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट भी टैक्स पेयर की फेवर में डिसाइड कर देता है। लेकिन वो बिजनेसमैन जिसका एक जेन्युइन रिफंड है, उसने एक टैक्स पेयर कंसल्टेंट की, कास्ट बियर की, FTO की, फिर उसने उस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेसिडेंट की। और आज भी बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे पड़ी हुई हैं कि जो ना वो अपना प्रेसिडेंट की डायरेक्शन को मान रहे हैं ना FTO की डायरेक्शन को मान रहे हैं। तो ज़ाहिर है देखें, आपने किसी पर्सन को पे उस वक्त करना है जब आपके अंदर कैपेसिटी होगी। इनका तो अपना रेवेन्यू टारगेट नहीं पूरा होता। अगर आज ये रिफंड दे देंगे तो इनकी कलेक्शन से पहले वो नेगेटिव होगा, फिर इनका टारगेट जो है ना वो कंपेयर होगा। फ़र्ज़ करें कि आप एग्जांपल लें कि किसी RTO का टारगेट है कि उसने 1000 मिलियन जो है ना इस मंथ में कलेक्ट करना है। अगर वो उसमें से 100 जो रिफंड दे देता है तो इट मीन्स देखिए उसको पहले 1100 पूरा करना पड़ेगा, तो फिर उसका टारगेट अचीव होगा। तो ज़ाहिर है ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल दूसरी लेते हैं, अगर बिलाल है फ्रीलांसर वेब डेवलपर लोकल क्लाइंट्स पे, तो 3 लाख रुपए की अगर उसकी इनवाइस है तो पहले 18,000 रुपये डिडक्ट हो रहे थे, अब वो उसी पे 45,000 रुपये टैक्स देगा जी।
डेवलपमेंट वेबसाइट की छोड़ दें। सारा की एग्जांपल लेते हैं, अगर वो लाइफस्टाइल यूट्यूबर इंस्टाग्राम क्रिएटर है, अच्छी अच्छी वीडियोस बना रही हैं, तो पहले वो 6 लाख रुपए की अगर उसकी इनकम आई है तो 1 रुपये का टैक्स नहीं दे, मतलब बड़ा मिनिमम से शायद 0.25% ही था, लेकिन अब अगर वो देखें तो 5% टैक्स है, यानी 6 लाख पे 30,000 उसको देना पड़ेगा और 5,70,000 रुपये उसकी होगी, और सालाना की ये बन जाते हैं तकरीबन 3,60,000 रुपये। हीरा की एग्जांपल लें, अगर वो एक लेट सपोज स्मॉल इंस्टाग्राम फैशन ब्रांड चला रही हैं, तो पहले अगर 8 मिलियन उसका एनुअल टर्नओवर है तो 2% के लिहाज से 1,60,000 रुपये टैक्स देना था उसको, अभी भी उसको 1,60 ही देना है क्योंकि 20 करोड़ रुपए की उसकी सेल नहीं है। तो ये भी एक ज्यादती है सर, बहुत ज़्यादा। अगर ग्लो को फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ब्यूटी एंड फुटवेयर ब्रांड है और 21 न्यू कैटेगरीज हमारी जिस तरह हम बता रहे थे कि सेक्शन 3rd शेड्यूल के अंदर जो है वो आ गई हैं, तो अगर 3,000 रुपये का पेयर वो पहले बेच रही थी और सप्लाई चेन के इनिशियली उसने टैक्स दे दिया है तो वो कंसिडर हो जाता था। अब 3,000 रुपये उसको बताना है कि ये कितने का बिकेगा, और लेट सपोज 3,000 का ही वो बेच रहे हैं तो 540 रुपये इसके ऊपर टैक्स लगेगा, 18% ऑफ रिटेल प्राइस, जो उसको एट टाइम ऑफ परचेजिंग देना ही देना है। कहाँ से यार, मतलब एक गरीब कहाँ से मतलब करेगा, आगे से कलेक्ट होना हो वो बात की बात है। समझ से बाहर है यार, मतलब सीरियसली। ये सर्किट हब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर एग्जांपल ले लें जी, एनुअल टर्नओवर है उसका 350 मिलियन का, 2% विद हेल्ड हुआ कुरियर से 7 मिलियन, और सर्किट हब रियल लायबिलिटी पहले अगर देखें तो तकरीबन कोई 5 मिलियन की हो जाती थी। अगर लेट सपोज उसका इनपुट 5 मिलियन का है, 7 मिलियन वो हुआ हुआ है, तो ये 2 मिलियन अब एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि 200 मिलियन से ऊपर उसका टर्नओवर चला गया है। तो यहाँ पे तो बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लें न्याजी लैब्स की, अर्ली स्टेज है, सैस स्टार्टअप है उसका ना, तो क्या होता था कि वो सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट पाकिस्तानी बिजनेसेस को। तो इसके मुताबिक अगर हम पहले देखें तकरीबन कोई 2 मिलियन की इनवाइस पे 80,000 रुपये विद हेल्ड हो रहे थे, 1.9 मिलियन के करीब उसको पहले आ रहे थे। अब वो है ये एग्जाम्प्ट हो गया, 2 मिलियन इनवाइस है तो वो 2 मिलियन की 2 मिलियन लैब की इनवाइसेस सॉफ्टवेयर में रिसीव कर सकता है बिकॉज ऑफ बीइंग अ स्टार्टअप। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसको कैसे प्ले करना है अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स हमारे पास बैठे हुए हैं, वो आपको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से न्याजी लैब की तरह अपने सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स बन के इसको कंसिडर करवाना है। सर अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ज़रा इंपॉर्टेंट थी, एस्पेक्ट रखती थी, और हमें इस पे काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई चाहिए थी क्योंकि इसमें ये जो शूज़ वाली और फर्दर ब्यूटी, कॉस्मेटिक, बेबी टॉयलेटरीज, बहुत सारी चीज़ें, ये कैटेगरी जो कि बहुत ज़्यादा उभर रही थी, मंदराज के ऊपर बहुत ज़्यादा उभर रही थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने परेशान करके रख दिया है। और ई कॉमर्स के टैक्स में भी कोई रिलीफ वगैरह नहीं मिला है, एडजस्टमेंट में कोई रिलीफ वगैरह नहीं मिला है। तो इसमें सर सेंटिमेंट तो इंडस्ट्री का काफ़ी नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो क्या आपको सर लग रहा है कि कुछ चीज़ें रिवर्ट होती भी, या कोई जिस तरह आपने बात की है, आवाज़ें उठाई हैं, या कोई बात करने की कोशिश की है, थोड़ा प्रेशराइज, सोलर की एसोसिएशन है, पाशा एसोसिएशन है, उन्होंने अपना किरदार अदा किया, तो हम लोग कुछ कर पाएंगे इसमें? जी देखें अदर साहब, इस तरह है, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, और अगर उम्मीद अच्छी नहीं रखेंगे तो एफर्ट नहीं कर सकेंगे। तो हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है फुटवेयर एसोसिएशन और इस तरह ऑयल और घी और तमाम जितने भी लोग इन्होंने 3rd शेड्यूल में डाले हैं उनकी बात सुनेंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की बेस के ऊपर ये लोग जाएंगे तो गवर्नमेंट इसको ज़रूर अवॉइड करेगी। बाकी ये है कि पाकिस्तान का जो बजट है उसके ऊपर मैं मज़ाहिया एक बात बता देता हूँ आपको कि कोई बंदा था, उसने एक टेलर के पास चला गया, उसने कहा कि मैंने एक जो है वो पेंट कोट सिलाना है, तो उसने कहा जी आप अपना नाप दे दें। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास मुझे बहुत जल्दी है, मैंने ये कोट जो है ना आपको दे देता हूँ, ये मेरे बिल्कुल फिट है, तो आप इसके ऊपर इसी मुताबिक स्टिच कर देना। अच्छा, जब उसने स्टिच किया तो दर्जी ने वो ख़राब हो गया, बड़ा परेशान। उसने कहा ये तो मेरे आ ही नहीं रहा। उसने कहा सर आप मुझे 2 घंटे का टाइम दें तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। उसने कहा जी चलें ठीक है, 2 दिन बाद मैं आपके पास आऊँगा, आप ठीक कर देना। अब वो दर्जी ने देखा कि इसके अंदर तो इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं इसकी ये जो चीज़ें हैं इनको इतना लार्ज कर दूं ताकि उसको आ जाए। उसके दिमाग में एक चीज़ आई, उसने उस कोट का जो नाप दिया था ना उसको छोटा कर दिया। वो अगले दिन आया, उसने कहा सर मैंने बिल्कुल नाप आपके मुताबिक सी के दिया। कहता क्या ये पहन के देख। उसने पहना, वो नहीं आ रहा था, उसने दोनों कोट पकड़े घर चला गया, पाकिस्तान का बजट गया। सर मैं एक चीज़ सोच रहा था, जितनी भी हमारी अगर कोई बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है ना, उसका भी एग्जिट इंटरव्यू होता है। हमारी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान छोड़ के गई हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल है, हमने कभी कोई एग्जिट इंटरव्यू नहीं किया। अगर वही कर लेते तो शायद आज इस बजट में बहुत सारी झलक नजर आती। मैं ये कहता हूँ सर माइक्रोसॉफ्ट क्यों चलेगी? वो इसलिए चलेगी कि आज अगर वो यहाँ पे होती तो किसी को इन्वाइस करती तो उसको 15% टैक्स पड़ रहा होता, अब उसको 0.25% पड़ रहा है, तो फिर तो यहाँ से जाना ही बेहतर है ना सर। देखें हैदर साहब, इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर को जो है ना वो फैसिलिटेट नहीं करते। देखें मैं एक मल्टीनेशनल लॉ फर्म का पार्टनर हूं, तो जब हमने 2022 में ये LLP बनाई तो हम पहले साल 2 से 3 अच्छे जो IT के बैक ऑफिस सपोर्ट सर्विसेज थी वो यहाँ लेके आए। एक नेविगेशन है जो आप देखते हैं मैप की, इसका जो
पायनियर कंपनी, उसका हमने एक यहाँ पे बैक ऑफिस पाकिस्तान में बनाया, उसके बाद और 1-2 IT की बनाई। लेकिन अब जो बाहर से इन्वेस्टर आता है तो वो अपने आप को कंपेयर करता है कि अगर मैं यही स्टार्टअप, यही बिजनेस, यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर मैं श्रीलंका में लगाऊं तो क्या बेनिफिट है, अगर मैं जो बांग्लादेश में लगाऊं, इंडिया में लगाऊं, तो कंपैरेटिवली ज़ाहिर यहाँ पे अगर आज आप एक यूनिट लगाते हैं तो आज अभी आप उसका दरवाज़ा ओपन करते हैं इनॉग्रेशन के लिए तो कम से कम आपके ऊपर 50 लॉ इन्फोर्समेंट अदारे छापा लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम वन विंडो ऑपरेशन नहीं करेंगे, अपना जो है बिजनेसमैन को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। देखें, आप अपना टैक्स लें, आप अपनी, अब देखें EOBI वाला जो है वो अलहदा आपके पीछे है, लेबर वाला अलहदा है, सोशल सिक्योरिटी वाला अलहदा है। अब एक टैक्स बिजनेसमैन कितने लोगों से डील कर सकते, और आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर जितने लोगों से आप डील करेंगे टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी अलहदा होगी और बाकी मामला अलहदा होंगे। तो अगर आज मुझे पता है कि मैंने एक बिज़नेस ओपन करना है, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जमा करानी है और मैंने भाई ये एक मुझे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना है और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के मुताबिक ये मैंने टैक्सेस पे करने हैं, तो हर बंदा यहाँ मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट भी करेगा और टैक्सेस भी देगा। सर वो जो ताजिर स्कीम थी वो इम्प्लीमेंट हुई है इस दफ़ा, या वो जो 25,000 रुपये सुन रहे थे? वो ताजर जो इसमें रजिस्टर्ड हुए थे उनका सिर्फ ID कार्ड यूज़ हुआ, ना उनकी ईमेल यूज़ हुई, अब ना उनका मोबाइल यूज़ हुआ। अब देखें इसमें ऑफिसर क्या करे, ऑफिसर को आपने टारगेट दे दिया कि जी आज आपने इस एरिया में जाना है, इसके अंदर 100 लोगों को मुझे रजिस्टर्ड करके रिपोर्ट करना। वो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? वो जाएगा, आपको जाके कहेगा, एक ट्रेडर को जाके कहेगा कि जी मुझे आप अपना ID कार्ड दें, सर हम टैक्स ऑफिस से आए हैं, ये चीज़ कर देंगे, वो कर देंगे। वो नहीं तो रजिस्टर्ड होगा, वो कहेगा टैक्स वाला को, उसको फिर वाइस वर्सा तरीके से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो वो तो ज़ाहिर है सारी ताजर दोस्त स्कीम जो है ना वो सारी फेल होगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे जो आजकल न्यूज़ की जीनत बनी हुई है वो ट्रेडर की जो है वो एक फिक्स टैक्स की जो है स्कीम बनी हुई है। लेकिन देखते हैं कि ये कितने लोग देते हैं, कितने लोग नहीं देते। सर कोई आखिरी कोई अंदाज़ा लगाया गया कि अभी जो ई-कॉमर्स टैक्सेस लगाए थे पिछले साल, कितनी की वैल्यू उन्होंने ई-कॉमर्स टैक्सेस की मद में कवर कर ली है? कोई था कोई टारगेट? तो इन्होंने खैर बहुत ज़्यादा बनाया हुआ था एडिशनल। मैंने जैसे शुरू में ये बताया कि एक्चुअली ये जो कलेक्शन हेडवाइज होती है इसका पूरे का पूरा कंट्रोल FBR के पास होता है। तो अगर उनकी वहाँ से कलेक्शन पूरी नहीं हुई होगी तो फिर उन्होंने ये टैक्सेस इंक्रीज़ किए। लेकिन टैक्सेस इंक्रीज़ करने की 2 वजह होती है। एक वजह ये होती है कि आपने हर सेक्टर के अंदर एक टैक्स की रेशो लगाई हुई है कि मैंने कलेक्शन इतनी करनी है, कम हुई है तो आपने अपना नेटवर्क नहीं बढ़ाना, जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनसे और टैक्स। यही तो सर अलमिया है। खैर इस बैठक का मकसद ये नहीं है कि हम कोई मायूसी फैलाएं या आप लोगों को थोड़ा सा नाजरीन को ये बताएं कि ये मुल्क ये एक जन्नत है, इसमें काम करने वाला आदमी इंजॉय करेगा। आप लोगों ने एक अपनी उम्मीद वाबस्ता रखनी है, ये पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, IMF के जंजाल से भी निकलेगा और ये जो सारे टैक्सेस वैक्सेस हैं ये अपनी असल हालत में आ जाएंगे। बस वक्त का आप इंतज़ार करें और अल्लाह के आगे दुआ करें। सर हमने तो सुना था जन्नत में काम नहीं करना पड़ेगा, एक तरफ आप पाकिस्तान को जन्नत भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं सर देखें जन्नत में काम नहीं करना पड़ेगा लेकिन जन्नत में टैक्सेस तो देने पड़ेंगे। तो इस उम्मीद पे उम्मीद है कि आपको आज की बैठक पसंद आई होगी। हमने सिर्फ कोशिश ये की है कि जो चीज़ें थी इस बजट की वो डिटेल में आप लोगों को बता सकें, बिकॉज आज भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री कम्युनिटी ऐसी है जिसको नहीं पता कि क्या टैक्सेस हैं, किस तरीके से फाइल करना है, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्या नई चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, किस तरीके से। देखें हर चीज़ में कोई ना कोई इन्नमा युस्री युसरा, हर मुसीबत के साथ आसानी है। हर जगह कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी ज़रूर होती है कि जिसको यूज़ करते हुए देखें टैक्सेस ऑल टुगेदर नेगेटिव नहीं होते। उन टैक्सेस को इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पे आपने क्लेम करना है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम चाह रहे हैं कि आपको पता चलें। जिस तरह आपको पता चलेंगी उतना ही अच्छे तरीके से आप टैक्स अदा भी कर सकेंगे और उसका बेनिफिट भी ले सकेंगे। ऐसा नहीं कि आप टैक्सेस बहुत ज़्यादा जमा करवा दें, करवाने कम थे। इसी चीज़ों के लिए ही हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हैं और आज का मकसद भी ये था ताकि आप लोगों तक पहुँचाया जा सके क्या नए टैक्सेस लगे। और इसको हमने थोड़ा सा चीज़ें और भी बहुत सारी हैं लेकिन हमने स्पेसिफिकली इसकी कोशिश की है कि डिजिटल इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग, IT, टेक, SaaS, सॉफ्टवेयर, ई-कॉमर्स इसके ऊपर रखें, सोशल मीडिया के ऊपर रखें। तो उसी एस्पेक्ट से हमने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस बैठक से इतना ही।